सोचो क्या हो अगर आपके पेरेंट्स की सुपरनेचुरल पावर आपके पास इनहेरिट होकर आ जाए और आप ऐसे ऐसे कारनामे करने लग जाओ जो आपने कभी जिंदगी में क्या सपने में भी ना सोचा हो। आपके आसपास हर जगह सिर्फ तबाही तबाही हो। तो ऐसा ही कुछ आज के हमारे इस कहानी में होने वाला है। स्टोरी बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। तो आखिरकार इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। कहानी शुरू होती है 2013 में मंगोलिया के एक दंगल से, जहाँ पर हट्टा कट्टा नौजवान सांड जैसा दिखने वाला एक आदमी सबको हराकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। वहाँ का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैन था वो, लेकिन अभी लास्ट राउंड होना बाकी था और सबको ललकारते हुए कह रहा था कि कौन है यहाँ पर जो मुझे हरा सकता है। और वही देखते ही देखते एक छोटी सी बच्ची सबके सामने आती है और सब तो उसे देखकर काफी ज्यादा हंसने लग जाते हैं और सोचते हैं कि ये तो खैर कुछ कर ही नहीं पाएगी, जो कि दोस्तों कोई और नहीं बल्कि हमारी छोटी सी नामसुन है। और इसके पास इतनी ज्यादा ताकत है कि आप तो इसे अब देख ही रहे होगे। वो उस आदमी को यहाँ वहाँ उठाकर फेंक रही होती है। उसे देखते ही सब वैसे ही हैरान हो जाते हैं जैसे कि अभी आप हो रहे हो। नामसुन ये कंपटीशन तो जीत जाती है, लेकिन सब लोग उसे नामसुन नाम से नहीं बल्कि सेट सेट नाम से बुला रहे थे, क्योंकि वो उसका असली नाम जानते नहीं थे। लेकिन ऐसा क्यों, जानने के लिए बढ़ते हैं थोड़ा और वीडियो में आगे और मिलते हैं नामसुन के फादर बोंग से, जो कि एक इन्वेस्टिगेटर को बता रहा होता है कि अगर बचपन में वो नामसुन को मंगोलिया लेकर नहीं गया होता तो आज वो उसके साथ नहीं होती। यानी बोंग ने अपनी बेटी को मंगोलिया में खो दिया था जब वो 4-5 साल की ही थी और अब बहुत सालों से वो उसे ढूंढ रहा है। वही हम मिलते हैं नामसुन की मांग हुआंग से, जो कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी की सीईओ है और वो भी अपनी बेटी को बहुत टाइम से ढूंढ रही है। साथ ही अपनी सेक्रेटरी से बोलती है कि दुनिया में जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लड़की होगी ना वही मेरी बेटी है और जाओ उसे ढूंढ कर लेकर आओ। जहाँ वो उसे एक सजेशन देते हुए कहता है कि अगर हम वर्ल्ड से स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल कंपटीशन रखेंगे तो शायद हमें आपकी बेटी मिल सकती है, क्योंकि जैसे ही आपने कहा कि आपकी बेटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो हो सकता है कि वो भी वहाँ पर जरूर आए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नामसुन को ये जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली सुपरनेचुरल पावर मिली है ना, ये उसे अपनी मॉम से मिली है और उसकी मॉम को उसकी नानी से मिली है। नामसुन की फैमिली की सारी फीमेल्स में ये पावर उनके क्रोमोसोम और हार्मोन्स में कुछ चेंजेस की वजह से ही उन्हें मिली है। वहाँ के पास तो फ्रॉड आदमी बड़ा सा वेपन गिरवी रखने के लिए आए हुए थे और बोलते हैं कि ये जोसन पीरियड का है, जो कि उनके पूर्वज चलाते थे और इसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा है। वहाँ के ही बोलते हैं कि वेंसडे को उनकी एक्सपर्ट के द्वारा इसकी जांच पड़ताल की जाएगी और उसके बाद ही हम इसे गिरवी रख सकते हैं। तो वो आदमी तो उसके पैर पकड़ के ही रोने लग जाता है, बोलते हैं कि मेरी वाइफ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और मुझे पैसों की काफी जरूरत है। जैसे ही होंग अपनी तिजोरी खोलकर अपने पैसे निकालते हैं ना, तो वो दोनों तो अपना असली रूप उसके सामने दिखाने लग जाते हैं और बोलते हैं कि ये सारे पैसे अब हमारे हुए। और दोस्तों यहाँ पर हम पहली बार होंग की सुपरनेचुरल पावर को देख पाते हैं, जब वो उन दोनों को बहुत ही अच्छे से मजा चखा रही होती है और एक को तो धरती में ही उसका पैर गाड़ देती है। नामसुन के मॉम और डैड साथ में नहीं रहते थे एंड आई होप कि आप इसका रीजन तो समझ ही गए होंगे। तो कहानी शिफ्ट होती है 1999 में और हमें नामसुन के मॉम डैड की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर बोंग एक रेस्टोरेंट चलाती थी और स्टार्टिंग से वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट भी थी और बोंग वहाँ पे एक काउंटर का काम करता था और धीरे धीरे दोनों में प्यार हुआ। बोंग तो बहुत ही ज्यादा शाय और शांत था, यहाँ तक कि प्रपोज भी उसे होंग ने ही किया था। साथ ही उसने उसे बोला मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे हाउस हस्बैंड बन के रहो और बाहर का काम सारा मैं संभाल लूंगी। लो भाई यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो गया। तो फिर शादी के बाद दोनों साथ में होते हैं। होंग नहाकर बाहर आती है और बेड पर बोंग उसका शर्माती हुई दुल्हन की तरह इंतजार कर रहा था, लेकिन होंग को लगता है कि शायद बेड की पोजीशन सही नहीं है, इसलिए उसे उठा कर यहाँ वहाँ रखने लग जाती है और बेचारे बोंग की तो हालत ही खराब हो जाती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम उसने होंग का ये रूप जो देखा था और उसे ये पता चला था कि वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट सीन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम इनके दो प्यारे छोटे से क्यूट बच्चों को देखते हैं। लड़के का नाम नाममिन था और लड़की का नाम नामसू था। नामसू अपनी मॉम की तरह ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है दोस्तों कि इनकी फैमिली में सारी फीमेल्स के पास एक स्पेशल सुपरनेचुरल पावर है, जो कि सारी फीमेल्स में इनहेरिट होती रहती है। तो उसका एक नमूना आप अभी देख ही सकते हो। बोंग को ट्रैवलिंग का बहुत ज्यादा शौक था और इसलिए अपनी बेटी को लेकर वो मंगोलिया में गया हुआ था घूमने के लिए और वही नामसुन कहीं गुम हो गई थी। बोंग ने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली और यही रीजन है कि अभी बोंग और होंग दोनों का डाइवोर्स हो चुका है और ये दोनों साथ में नहीं रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम मिलते हैं नामसुन के पेरेंट्स से, जिन्होंने उसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया था और वो अपने पेरेंट्स से पूछती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि मैं आपको बचपन में कैसे मिली। वो फिर उससे बताते हुए कहते हैं कि
तुम एक घोड़े के ऊपर बैठकर बहुत दूर से आ रही थी, बहुत ही ज्यादा रो रही थी और आसपास तुम्हारा कोई पेरेंट्स भी नहीं था और इसलिए हमने फिर तुम्हें अपने पास रख लिया और तुम्हारा पालन पोषण किया। साथ ही उन्होंने उसे बॉक्स भी दिया जिसमें उसके बचपन के सारे क्लोथ्स रखे थे और उसमें नामसुन को कोरिया का एक टैग मिलता है। जिसके बाद वो टीवी में सॉन्ग सुन रही होती है ओप्पो गंगनम स्टार और उसी से उसको अपना नाम धीरे धीरे रिकॉल होने लग जाता है और अपनी मॉम के पास जाकर बोलती है कि मुझे याद आ गया, मेरा नाम नामसुन है। बड़ी होकर मैं कोरिया जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग के लिए बहुत सारी भेड़ लेकर आऊंगी जिससे कि आपको आगे जिंदगी जीने में कोई भी तकलीफ ना हो। धीरे धीरे ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। नामसुन काफी ज्यादा खूबसूरत और बड़ी हो चुकी थी, जहां उसके डैड उसे बोलते हैं कि अब तुम कोरिया जा सकती हो, लेकिन वो जाना नहीं चाहती थी अपने मॉम डैड को छोड़कर। फिर उसके डैड उसे समझाते हुए बोलते हैं कि तुमने ऑलरेडी हमारे लिए बहुत कुछ किया है और अब हम चाहते हैं कि जाकर तुम अपने रियल पेरेंट्स को ढूंढो और साथ ही एक अच्छा सा लड़का देखकर उससे शादी भी कर लो। नामसुन तो ये सब कुछ सुनकर शर्माने ही लग जाती है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं गंगनाम में एक कंपटीशन हो रहा था और ये वही स्ट्रेंथ कंपटीशन है दोस्तों, जो कि होंग हर साल अपनी बेटी को ढूंढने के लिए रखती थी। होंग के साथ में उसकी मॉम भी वहीं पर होती है, यानी कि नामसुन की नानी। कंपटीशन स्टार्ट होता है। धीरे धीरे लोग हारते जा रहे थे जो कि डिफरेंट कंट्री से आए हुए होते हैं, लेकिन एट लास्ट 7 नंबर वाली लड़की जीत जाती है जिसका नाम वाजा था। 10 साल में ये पहली बार हुआ था कि कोई लड़की ये कंपटीशन जीती है, जिसे देखते ही होंग के तो सारे के सारे आंसू ही बहने लग जाते हैं और वो जाकर सीधा उससे मिलती है, क्योंकि उसे तो यही लग रहा था कि शायद यही उसकी बेटी नामसुन है। होंग उसे अपने साथ में ले जाती है, उसे बहुत सारा खाना भी देती है और साथ ही उसके पास्ट के बारे में भी उससे पूछती है, जहां वाजा से कहती है कि बचपन में ही वो मंगोलिया में खो गई थी, जिसके बाद वो 15 साल तक एक अनाथ आश्रम में रही थी और वहां से उसने मजदूरी की और ऐसे ही वो अपनी जिंदगी जी रही थी। ये सब कुछ सुनकर तो होंग की आंखों में आंसू ही आने लग जाते हैं और ये जानने के बाद कि उसका ब्लड ग्रुप भी बी है, होंग तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसका ब्लड ग्रुप भी बी पॉजिटिव ही था और उसे लगता है कि ये सच में उसकी बेटी है। बहुत ज्यादा खुश होकर वो अपनी पूरी फैमिली को बहुत टाइम बाद डिनर के लिए बुला लेती है। वहीं जैसे ही वाजा को रहने के लिए रूम दिया जाता है, वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और एक बहुत ही अजीब सी ईविल स्माइल देती है, जिसका साफ मतलब तो यही हुआ कि वो नाटक कर रही है। डिनर के टाइम पर यहाँ पर डैड बोल रहे होते हैं कि ये लड़की उनकी बेटी यानी कि नामसुन नहीं है, लेकिन मॉम बोल रही होती है कि ये लड़की नामसुन ही है क्योंकि उसका ब्लड ग्रुप भी बी है। जैसे ही डैड बोलते हैं कि नामसुन के बाएं पैर पर एक स्कार था क्योंकि बचपन में खेलते वक्त उसे चोट लग गई थी, तो मॉम तो डैड के ऊपर ही भड़कने लग जाती है कि ये बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई और तुमने मेरे बच्चों का बचपन में ध्यान रखा ही नहीं। डैड और मॉम के बीच घमासान युद्ध होने लग जाता है। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल रहे होते हैं। डैड का बोलना था कि तुम्हें तो हमेशा अपनी ऑफिस के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था और ऑफिस से तो तुम्हें फुर्सत मिलती नहीं थी जो कि तुम अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दे पाती, और इनका पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ मैंने ही रखा है। बेटे की अगर तुम्हें इतनी चिंता ही होती तो आज ये इतना खा खा के अदरक की तरफ फैला हुआ नहीं होता। लिटरली गाइस, इनकी जो फाइट चल रही थी ना बीच में, मैं तो हंसते हंसते पागल ही हो गई क्योंकि ये बीच में इतनी फनी जो बन गई थी। वेल तो फिर नानी उन दोनों को शांत करके बैठा देती है। वाजा के पैर में वो स्कार चेक करने के लिए होंग रात में पहुंच जाती है और उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि दोस्तों वाजा के पैर पर भी वैसा ही स्कार था। वहीं दूसरी तरफ नामसुन जो कि कोरिया जाने की पूरी तैयारी में लगी हुई थी, वहाँ उसे ये पता चलता है कि उसके फेवरेट घोड़े की जो कि बचपन से ही उसके साथ में है, उसकी मौत हो गई है और वो फूट फूट कर उसके ऊपर रो रही होती है। उसे बहुत ज्यादा दुख हो रहा होता है, जिसके बाद वो अपने घोड़े के गले की घंटी को निकाल कर आसमान में बहुत दूर की तरफ फेंक देती है, जो कि जाकर सीधा पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े एक लड़के के सर पर जाकर लगती है, जो कि दोस्त कोई और नहीं बल्कि अपना हीरो कीसेक है और ये एक पुलिस ऑफिसर है। होंग ने भी यहाँ वाजा का पूरा ही गेटअप चेंज करके रख दिया था और वो तो पूरी चेंज हो चुकी थी और काफी खूबसूरत भी लग रही थी। जैसे ही होंग फिर अपनी ऑफिस पहुँचती है तो देखती है कि एक पाक नाम की लेडी अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रख कर सेक्रेटरी से पैसे मांग रही थी, लेकिन वो ये बोलते हुए से साफ इनकार करने लग जाता है कि आपके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा कर्जा चढ़ चुका है। लेकिन वो फिर होंग के सामने रोते हुए उससे बोल रही थी कि मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, इसलिए होंग भी उसे पैसे दे देती है।
लेकिन हम जानते थे कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसलिए अपनी सुपर वुमेन एकदम वंडर वुमेन के स्टाइल में अच्छे से ड्रेसअप होकर बाइक लेकर पार्क का पीछा करने के लिए निकल पड़ती है। और वहीं पुलिस स्टेशन में किसी को भी एक न्यूज मिल चुकी थी जो कि ड्रग से रिलेटेड थी और इसलिए वो भी सेम लोकेशन पर जा रहा होता है। रास्ते में पार्क की गाड़ी के पास एक और गाड़ी आती है जिसमें 2 लोग थे और वो उससे पैसे लेकर ड्रग्स उसे देकर वहाँ से भाग जाते हैं। किसेक भी उनके पीछे जा रहा होता है लेकिन वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और इसलिए वो फटाक से पार्क की गाड़ी को रोक लेता है, लेकिन देखता है कि अचानक से कोई बाइक से वहाँ पर आ रहा है जो कि एकदम स्टाइल में स्टंट मारते हुए उन लोगों के पीछे पड़ जाता है। टनल में घुसते ही होंग उन सबको रोक लेती है और उनको बाहर निकलने का बोलती है, लेकिन जब वो लोग बाहर नहीं आ रहे होते हैं तो उनकी गाड़ी को उठा के ही पटकने लग जाती है। किसेक भी ये सब कुछ देख रहा था और वो तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं पुलिस स्टेशन का, जहाँ पर सारे के सारे लोग किसेक को बोल रहे होते कि आज तो उसने काफी ज्यादा ही अच्छा काम किया है, लेकिन वो बोलता है कि मैंने तो उन लोगों को पकड़ा ही नहीं है बल्कि किसी और ने पकड़ा है। तभी उन्हें मंगोलिया से आने वाली फ्लाइट की न्यूज मिलती है जिसमें ड्रग सप्लाई होने वाले हैं और वो लोग फटाक से वहाँ से निकल जाते हैं। नामसुन भी सेम उसी फ्लाइट में आने वाली थी और वो तो अपनी पहली फ्लाइट के लिए कुछ ज्यादा ही खुश भी हो रही थी, लेकिन फ्लाइट में अचानक से कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और कैप्टन भी काफी घबरा जाते हैं। वहीं हम सीओ नाम के एक मिस्टीरियस लड़के को देखते हैं जो कि शायद हमारी कहानी का विलन होने वाला है और वो फ्लाइट अटेंडेंट को बोलता है कि सेफ्टी से ज्यादा कुछ और है जो कि मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। होंग यहाँ पर वाचा के साथ में होती है और उसे बोल रही होती है कि 500 सालों से ये चलता आ रहा है कि उनकी फैमिली के फीमेल्स में सबसे ज्यादा ताकत होती है और उनमें से भी सबसे ज्यादा ताकत है नामसुन में, जिसकी भागने की स्पीड और जंपिंग स्पीड सबसे ज्यादा तेज है, जो कि दोस्तों हमें देखने को भी मिल जाता है क्योंकि नामसुन का प्लेन बस क्रैश होने ही वाला होता है, लेकिन वो इस घटना को रोकने के लिए प्लेन का गेट लात मारकर तोड़ती है और नीचे जाकर उसे स्पीड में रोकने लग जाती है जो कि बहुत ज्यादा तेज था। और देखते ही देखते हम देखते हैं कि वो फाइनली इस प्लेन को रोक रही होती है और जैसे ही फर्स्ट टाइम उसने अपनी हाई पावर का यूज किया होता है तो वहाँ उसकी मॉम यानी होंग को और साथ ही उसकी नानी को दोनों को ही वो पावर फील होती है, जिससे कि होंग को भी ये बात अच्छे से समझ में आ जाती है कि जब वाजा ने पावर यूज नहीं की है तो वो उसकी बेटी कैसे हो सकती है और उसको उसके ऊपर डाउट होने लग जाता है। नामसुन ने प्लेन में बैठे लोगों को मरने से बचा लिया होता है और वो तो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है, लेकिन सीओ जो कि ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान था और लगता है वो तो बिल्कुल भी खुश नहीं था। जिसके बाद एयरपोर्ट पे चेकिंग चल रही होती है और हिसेक को नामसुन के सामान में से कुछ अजीब सी चीजें मिलती हैं, जैसे कि उसके घोड़े का बाल और उसका एंकल, जिससे कि वो तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। साथ में उसे एक स्टिक भी मिलती है, लेकिन नामसुन उसे बोलती है कि मैं ये तुम्हें नहीं दे सकती क्योंकि इसके जरिए ही मैं अपनी मॉम को ढूंढने वाली हूँ। ये जानने के बाद कि नामसुन 5 साल की उम्र में ही खो चुकी थी और वो अपनी मॉम को ढूंढने आई है, हिसेक उससे ये वादा करने लग जाता है कि वो एक पुलिस इंस्पेक्टर है और इसलिए वो उसकी मॉम को भी ढूंढ देगा। साथ ही वो उसका सारा सामान लेकर फॉरेंसिक में उसकी जांच के लिए भी भेज देता है। नामसुन तो बहुत ज्यादा खुश होती है कोरिया आकर, जो कि अपने रहने के लिए ठिकाना ढूंढ रही होती है और उसे एक फ्लैट मिल भी जाता है वो तो काफी ज्यादा खुश भी होती है। बोलती है कि वाह यहाँ के लोग तो कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं। फॉरेंसिक में जांच के दौरान हिसेक को मालूम चल जाता है कि नामसुन के पास जो स्टिक थी वो तो प्योर गोल्ड की है और उसमें ड्रग का तो कोई नाम और निशानी नहीं है और इसलिए वो सारा सामान लेकर वहाँ से जा रहा होता है। जैसे ही वो गाड़ी में बैठता है तो उसे होंग की एक न्यूज मिल जाती है कि वो लेडी कोई और नहीं बल्कि होंग ही है जो कि क्रिमिनल्स को पकड़ती है, वो भी सुपर वुमन बनकर, जिसे कि हाल ही में 17 साल बाद अपनी खोई हुई बेटी मिली है। होंग भी यहाँ उस लेडी यानी पार्क से मिलने के लिए जा रही होती है जिसे उसने पैसे दिए थे, लेकिन यहाँ पर ये पता चलता है कि वो लेडी तो नशे में पूरी तरह धुत थी और उसे कुछ भी समझ नहीं आया और इसलिए वो अपनी विंडो से कूद गई, जिससे कि उसकी जान चली गई। और ये देख कर तो होंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। पुलिस स्टेशन में एक इंस्पेक्टर अपने सीनियर ऑफिसर से भी यही बोल रहा था कि ये केस तो उन्हें सुसाइड का बिल्कुल भी नहीं लगता। वहीं ऑफिस में सेक्रेटरी बोलता है कि अब तो आपकी बेटी भी मिल चुकी है, तो क्या आप उसके बाद भी ये क्रिमिनल्स को पकड़ने का काम जारी रखना चाहेंगी। होंग को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है पाक की मौत के ऊपर और वो बोलती है कि कोरिया में क्राइम बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके हैं और मैं उन हरामी क्रिमिनल्स को ऐसे यहाँ पर खुलेआम घूमने नहीं दे सकती हूँ। वही दूसरी तरफ नामसुन जो कि अपनी फ्लैट में मस्त रह रही होती है, 2 लेडी वहाँ पर आती हैं और वो तो उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और यहाँ पर ये राज खुल जाता है कि
जिस लेडी को नामसुन ने पैसे देकर 3 महीने के लिए ये फ्लैट लिया था, वो तो एक कॉन आर्टिस्ट थी जो कि नामसुन को लूट कर वहाँ से चली गई है। और नामसुन तो उसे काफी अच्छा समझ रही थी। बेचारी नामसुन काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और सड़क पर ही आ जाती है। वहीं होंग के रूम में वासा पहुंच जाती है और उसके सीक्रेट रूम का दरवाजा खोलकर उसकी तिजोरी को अपनी फटी हुई आंखों से देख रही होती है, जहां पर होंग की पर्सनल असिस्टेंट सरी भी पहुंच जाती है, जो कि 20 सालों से उसकी वफादार है। और वो वासा को वहां से जाने के लिए बोलती है कि यहाँ पे सिर्फ होंग के अलावा कोई भी नहीं आ सकता है। वाजा की ये पूछते ही कि ये तिजोरी के होंग की है, सरी उसे हाँ बोलती है और साथ ही कहती है कि इसे होंग के अलावा कोई भी नहीं खोल सकता, क्योंकि ये सिर्फ उसके फिंगरप्रिंट से ही खुलती है। वहीं दूसरी तरफ हम नामसुन को देखते हैं, जो कि बेचारी पूरी तरह से ही सड़क पर आ चुकी थी। ना उसके पास पैसे थे और ना ही कोई फोन था, क्योंकि वो लेडी उसका सब कुछ लेकर भाग जो गई थी। लेकिन जैसे ही वो देखती है ना कि हान रिवर के सामने ही पार्क है जहाँ पर लोग टेंट लगा कर रह रहे हैं, वो तो कुछ ज्यादा ही खुश हो जाती है और कबाड़ से सारा सामान उठा कर लेकर आती है और अपने लिए भी एक टेंट लगाने लग जाती है। टेंट के बीचों बीच में वो एक बड़ा सा पेड़ लगा रही होती है और जैसे ही वो उसे एकदम उखाड़ कर तोड़ कर लेकर आ रही होती है, लोग तो उसे देखते ही वैसे शौक हो जाते हैं जैसे कि अभी आप हो रहे हो। यहाँ पर हाईसेक का एक साथी अपनी फोटोशूट करवाने के लिए पहुंचा हुआ था, जिसे देखकर हाईसेक बोलते हैं कि हमारे पास अभी बहुत सारे काम हैं और आपको यहाँ पर फोटोशूट करवाने की पड़ी है। लेकिन योंग बोलता है कि मेरी जल्द ही शादी होने वाली है और इसलिए मुझे अपनी फोटोज भी भेजनी है। लेकिन गाइस हमें ये पता चलता है कि ये शॉप किसी और की नहीं बल्कि बोंग की है, यानी कि नामसुन के फादर की, जो कि एक फोटोग्राफर है और यही उनका पेशा है। और वहाँ पर हम नामसुन की छोटी छोटी फोटोज को भी देखते हैं। हिसेक भी ये सब कुछ देख रहा होता है और वही नामसुन का भाई नामले भी वहाँ पर बैठकर खाना ठूस रहा होता है, जिसके पीछे एक फोटो थी और उसके हाथ में वही सेम स्टिक थी जो कि हिसेक ने नामसुन से ली थी। लेकिन वो उसे देख नहीं पाता क्योंकि उससे पहले उसके पास कॉल जो आ जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। जाने से पहले बोंग ने ना हिसेक को अपनी 50% ऑफ वाला कार्ड भी दिया हुआ होता है। हिसेक अपने साथी योंग के साथ में ड्रग डीलर को पकड़ने के लिए मॉल में अपना भेष बदल कर गया हुआ था, जो कि एक लड़की का था और वहाँ से वो ड्रग सप्लाई कर रही एक लेडी को भी पकड़ लेता है, जिसके पास एक छोटा सा बच्चा था, जो कि उन्हें उस पार्किंग में बैठे हुए ड्रग डीलर तक ले जाती है और जैसे तैसे करके फाइनली वो लोग ना उसे पकड़ ही लेते हैं। वही नामसुन देखती है कि उसके टेंट में एक कपल आकर सोया हुआ था। वो उन्हें उठाकर वहाँ से जाने को कहती है, लेकिन वो तो बोलते हैं हम भी तुम्हारे जैसे ही विक्टिम है और हमें भी लूटा गया है, हमारे पास रहने के लिए कोई जगह ही नहीं है। और इसलिए फिर नामसुन उन्हें बोलती है कि तो ठीक है, लेकिन तुम लोग मेरे साथ रह नहीं सकते, मैं तुम्हारे लिए नया और दूसरा टेंट बना दूंगी। ये सुनते ही वो दोनों तो काफी शॉक हो जाती है कि ये टेंट किसी और ने नहीं बल्कि नामसुन ने ही बनाया है, वो भी अपने हाथों से। पुलिस स्टेशन में हिसेक भी बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था, क्योंकि वो नामसुन को बार बार फोन लगा रहा था, लेकिन उसका फोन तो लग ही नहीं रहा था। जैसा कि हम जानते हैं कि वो तो चोरी हो गया था। वहीं इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो ड्रग डीलर कहता है कि उन सब का भी एक बॉस है, जो कि इन सब से बहुत ही ज्यादा बड़ा और काफी ऊपर है और उन्होंने उसका फेस नहीं देखा है। वो छुप कर ये सारे काम उनसे करवाता है। जैसे ही फिर उसके पास फोन आता है और वो ड्रग डीलर अपना फोन अनलॉक कर रहा होता है, तो मौका पाते ही हिसेक उसका फोन छीन लेता है और उसके खिलाफ और ज्यादा जानकारी निकलवाने के लिए बोलता है। नामसुन ने भी यहाँ पर उन दोनों के लिए एक प्यारा सा टेंट बनाकर रखा हुआ था, जिसे देखकर तो वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन लोगों को ये बातें कहाँ ही हजम होने वाली थी। सब वहाँ पर पहुँच जाते हैं और बोलते हैं कि अगर पार्क में ऐसे ही होमलेस लोग टेंट बनाकर रहने लग जाएंगे तो हमारे बच्चे कहाँ खेलेंगे। और इसी के चक्कर में सबके बीच में जबरदस्त फाइट भी हो रही होती है। वो लोग उन लोगों को मार रहे होते हैं। नामसुन में सब कुछ देख रही होती है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और एक आदमी को उठाकर बहुत दूर फेंक देती है, जिससे कि सब लोग तो उसे देखते ही हैरान हो जाते हैं। पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है और उन सबको उठाकर पुलिस स्टेशन ले जाती है। नामसुन तो वहाँ पर बैठी हुई बहुत रो रही होती है, ये सोचती हुई कि मैं तो यहाँ पर अपनी मॉम को ढूंढने के लिए आई थी और मैं ये कहाँ फंस गई। जहाँ पर तभी हिसेक भी पहुँच जाता है और उसे बोलता है मैंने तुम्हें बहुत सारे कॉल्स किए, तुम्हें यहाँ वहाँ ढूंढा, तुम आखिरकार थी कहाँ। सीन शिफ्ट होता है और फिर दिखाया जाता है कि नामसुन और हिसेक दोनों साथ में पुलिस स्टेशन के बाहर ही बैठे हुए थे, जहां वो उसे बोलती है कि मैं अपनी मॉम को ढूंढ कर ही रहूंगी। और हिसेक भी उससे कह रहा था कि वैसे तुम्हारे पास ये स्टिक कहाँ से आई, जानती हो ये प्योर गोल्ड से बनी है। नामसुन उसे थैंक्स बोलती है, क्योंकि अगर हिसेक ने उससे उसके स्टिक और उसके घोड़े के बाल नहीं लिए हुए होते तो आज कौन आर्टिस्ट उसे भी अपने साथ में ले जाती, जैसे कि उसका सारा सामान ले गई है। वाजा भी अपने कुछ स्कैमर दोस्तों के साथ में एक बार में होती है और गाइस यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वाजा भी एक बहुत ही बड़ी स्कैमर है, जो कि लोगों को सिर्फ लूटती है।
वाजा अपने दोस्तों से कह रही होती है कि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है क्योंकि होंग की बेटी जल्दी वापस भी आ सकती है और जल्द से जल्द हमें उसके सारे पैसे लूटने होंगे। वैसे 1 मिलियन से भी ज्यादा मैंने उसके निकलवा लिए हैं और बाकी भी मैं धीरे धीरे करके लूट ही लूंगी। लेकिन वो तो जानती नहीं थी कि सारी ने उसके पॉकेट में एक रिकॉर्डर लगाया था और वो सारी उसकी बातें सुन रही थी। वहीं दूसरी तरफ हिसेक नामसुन को बोंग का वही 50% वाला शॉप कार्ड देकर बोलता है कि पासपोर्ट भी तुम्हारा चोरी हो चुका है और नया पासपोर्ट बनाने के लिए तो तुम्हें फोटो चाहिए होगी, तो इस शॉप पर फोटो खिंचवाना मत भूलना। नामसुन इन सारी चीजों के लिए उसे थैंक्स बोलती है और उसे पूछती है कि वो कहाँ रहता है और वो उसे बताता है कि वो हान रिवर के साइड में ही जो बिल्डिंग है उसके सबसे ऊपर वाले टॉप पर रहता है। जैसे ही फिर वो अपने पुलिस स्टेशन में जाता है तो उसके सीनियर उसे पार्क में लगे उन सारे टेंट को वहाँ से हटाने के लिए बोलते हैं। हिसेक उन्हें ऐसा करने के लिए मना कर रहा होता है, साथ ही बोलता है कि सबसे पहले तो हमें उन सारे स्कैमर को ढूंढना चाहिए जिन्होंने उन सारे मासूम लोगों को लूटा है, और अगर हमने जबरदस्ती ही पार्क से उन्हें निकालने की कोशिश की तो ऐसे तो उनका पुलिस पर से भरोसा ही उठ जाएगा। हिसेक की ये सारी बातें लोगों को काफी अच्छी लगती है, सब उसके लिए क्लैप करते हैं। हिसेक फिर उसके बाद अपने अपार्टमेंट में पहुंच जाता है और एक आदमी को फोन पर बोलता है कि उसे 2003 से लेकर 2023 तक की सारी गुमशुदा लड़कियों की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, यानी कि वो नामसुन के बारे में और जानकारी निकलवा रहा था जिससे कि उसकी हेल्प हो सके। और वहीं पर वो खुश होकर गाने लगाकर मस्त अपनी ग्रीन चड्डी में डांस कर रहा होता है और जिसे कि नामसुन भी दूर से देख रही होती है क्योंकि उसके पास दूर से देखने वाली सुपरनैचुरल पावर भी है। हिसेक को ऐसे डांस करते हुए देखकर वो भी ग्रीन चड्डी में वो तो काफी ज्यादा हंसने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ नामसु की नानी जो कि एकदम स्टाइल में अपनी गाड़ी पार्किंग से लेने के लिए जा रही होती है, लेकिन देखती है कि उसकी गाड़ी के आगे तो एक और गाड़ी लगी हुई है और वो फिर उस इंसान को फोन करके अपनी गाड़ी वहाँ से हटाने के लिए बोलती है, लेकिन वो तो और उल्टा ही उसे बहुत ज्यादा सुनाने लग जाता है। बोलता है कि मैं अभी सो रहा हूँ और तुमसे जो हो सके वो कर लो। नानी को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसकी गाड़ी को वहाँ से उठाकर यहाँ वहाँ फेंक कर चली जाती है। सनी ने भी हमको बता दिया था कि वाजा उसकी रियल बेटी नहीं है और दोस्तों यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि होंग को तो पहले से ही वाजा के ऊपर शक था और इसलिए उसने सनी से उसके ऊपर नजर रखने के लिए कहा था। सब कुछ सच जाने के बाद तो वो और भी ज्यादा दुखी हो जाती है और वहाँ से जाने लग जाती है। वाजा भी उसी सेम टाइम पर अपने फोन में नामसुन की वही वाली वीडियो देख रही होती है जिसमें सुपर नेचुरल पावर से वो उस पेड़ को तोड़ रही थी, जो कि काफी ज्यादा वायरल भी हो गई थी। होंग के वहाँ से जाने से पहले वो से पूछती है कि क्या मैं अपने दोस्तों को यहाँ पर पार्टी के लिए बुला सकती हूँ, तो होंग उसे वहाँ से ये बोलकर जाने लग जाती है, ये ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसा कर लो। हिसेक भी नामसुन से मिलने के लिए पहुंचा हुआ होता है और उसे एक फोन देकर बोलता है कि जब भी तुम्हें जरूरत हो तो मुझे फोन करके बुला लेना। नामसुन उसे उसके लिए थैंक्स बोलती है, साथ ही बोलती है कि मैंने तुम्हें कल डांस करते हुए देखा, और वो तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि इसने मुझे रात में आखिरकार कैसे देख लिया। वहीं दूसरी तरफ हम होंग को देखते हैं जो कि एक सोसाइटी की पार्टी में गई हुई होती है और वहाँ की वो न्यू मेंबर थी। साथ ही सबको बोल रही थी कि मैं दुनिया से क्राइम का पूरा नाम और निशान हटा देना चाहती हूँ, लेकिन सब लोग उससे बोलते हैं कि ऐसा होना तो काफी मुश्किल है और इसके लिए आपको ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, बस अपनी लाइफ जियो और एंजॉय करो और क्या। एक आदमी उसकी ये सारी बातों को नोटिस कर रहा होता है और होंग वहाँ से फिर जाने लग जाती है सेकंड फ्लोर पर, क्योंकि यहाँ पर आने का उसका मकसद तो कुछ और ही था। और वो आदमी भी उसके पीछे जाकर बोलता है कि अगर तुम दुनिया को सच में चेंज करना चाहती हो ना तो उसके लिए तुम्हें यहाँ पर जाना पड़ेगा और यहीं से सब कुछ चेंज हो सकता है, जिसके लिए वो उसे एक कार्ड भी देता है, यानी कि भाई यहाँ पर कुछ बड़ा ही खेल होने वाला है। वेल तो वहीं दूसरी तरफ नामसुन पहुंच जाती है बोंग की शॉप पर क्योंकि उसे अपनी न्यू पासपोर्ट के लिए फोटो जो खिंचवानी थी, लेकिन वही बोंग तो अपनी शॉप बंद करके जा रहा होता है। साथ ही बोलता है कि बच्चा शॉप तो क्लोज हो चुकी है, इसलिए तुम आना अब कल, जिससे कि नामसुन थोड़ा सैड हो जाती है। और जैसे ही वो वहाँ से जा रही होती है ना तो बोंग उसे रोकता है और जैसे ही वो उसकी आंखों में देखता है वो तो शॉक हो जाता है। नामसुन अपने डैड के स्टूडियो में पहुंची हुई थी, लेकिन वो जानती नहीं थी कि वो उसके डैड हैं और उसके डैड को भी कहीं ना कहीं डाउट तो हो रहा था कि शायद ही उनकी नामसुन है, क्योंकि नामसुन की आंखें बहुत प्यारी और मासूम जो थी। लेकिन उसी टाइम पे नामसुन के पास हिसेक का कॉल आता है जो कि उसे बताता है कि उसका पासपोर्ट मिल गया है और नामसुन बोंग को वहाँ से ये बोलकर जाने लग जाती है कि अब उसे पासपोर्ट साइज फोटो की कोई जरूरत नहीं है। और साथ ही वो बोंग को थैंक यू भी बोलती है क्योंकि जब से वो कोरिया आई है सिर्फ बोंग ही है जिसने उसकी हेल्प की थी, और ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाती है। पुलिस स्टेशन में अपना पासपोर्ट लेने के लिए पहुंची हुई होती है, लेकिन वहाँ पर उसी आदमी की वाइफ होती है जो कि नामसुन का दंड तोड़ने के लिए अपने लोगों के साथ पार्क में गया हुआ था और नामसुन ने बस उसे हल्का सा धक्का मारकर उसकी कमर तोड़ दी थी।
यहाँ पर उसकी वाइफ नामसुन के ऊपर इसीलिए केस करने के लिए पहुंची थी। लेकिन हाईसेक नामसुन की साइड लेते हुए बोलता है कि ये लड़की तो इतनी छोटी सी है, भला ये तुम्हारे हस्बैंड को कैसे मार सकती है। नामसुन उसे रोकते हुए बोलती है कि मैंने ही इसके हस्बैंड को मारा है और मैंने तो बस अपनी एक छोटी सी फिंगर का ही यूज किया था। सोचो अगर मैं 2 फिंगर का यूज करती फिर उसका क्या हाल होता। ये सब कुछ जानने के बाद तो हिसिक बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा था, लेकिन नामसुन को ना कोई फर्क नहीं पड़ता और वहाँ से ये बोलकर जाने लग जाती है कि अगर आपने मेरे ऊपर केस किया तो मुझे भी आपके हस्बैंड के ऊपर केस करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले उसने मेरे दोस्तों को मारा था। नामसुन के जाते ही पुलिस स्टेशन में सभी लोग और हिसिक नामसुन की वही पाक वाली वीडियो देख रहे होते हैं और उसे देखकर तो काफी ज्यादा शॉक हो रहे होते हैं। बोलते हैं कि इसके पास तो लगता है कि कोई सुपर नेचुरल पावर है। हिसिक तो बेचारा सदमे में पहुंच चुका था, क्योंकि उसे नामसुन की वही बात याद आने लग गई थी कि उसने उसे हरी चड्डी में डांस करते हुए देख लिया था। लिटरली गाइस ये सीन बहुत ही ज्यादा फनी था, क्योंकि सारे के सारे ऑफिसर सिर्फ हिसिक को ही देख रहे थे कि उसकी हरकतें कितनी अजीब हो गई हैं। वहीं दूसरी तरफ पार्टी में होंग का सामना होता है मिस्ट्री मैन सीओ राव से, जहां पर गाइस हमें ये पता चलता है कि ये दोनों अभी अमीर हुए, खानदानी अमीर नहीं है, यानी कि दोनों सेल्फ मेड है और इस बात पर इन दोनों को काफी गर्व हो रहा था। लेकिन होंग को उसकी हरकतें काफी अजीब लग रही थी। वहीं नानी का सामना दोबारा से उसी गाड़ी वाले आदमी से हो जाता है जिसने की पुलिस बुलाई हुई थी, और सब ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे कि इतनी बूढ़ी सी औरत ने गाड़ी को उठा के यहाँ वहाँ कैसे फेंक दिया। लेकिन पुलिस स्टेशन में एक इंस्पेक्टर ने नानी को पहचान लिया था और बहुत ही खुश होकर बोलता है कि अरे आप तो क्वीन ऑफ डोंग हैं। साथ ही वह सबको नानी की जवानी की कुछ कहानियां सुनाने लग जाता है। बोलता है कि एक बार इनका सामना बहुत सारे गुंडों से हो गया था और उस एरिया में वो लोग अपना हक जमाना चाहते थे, लेकिन नानी ने सबको बहुत ही अच्छे से सबक सिखाया और काफी अच्छे से उनकी धुनाई भी कर दी, यानी कि उनके अंदर बहुत सारी पावर है। और ये जाने के बाद तो गाड़ी वाला वो आदमी उन्हें काफी उल्टा सीधा बोलने लग जाता है। नानी बस उसे एक हाथ मारती है, वो तो वहीं बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर अचानक से एंट्री होती है मिनियो नाम के एक हैंडसम लड़के की, और दोस्तों ये कोई और नहीं बल्कि बॉन्सुम का हस्बैंड है। और जिन्हें बॉन्सुम के बारे में नहीं पता है तो वो प्लीज जाकर माई स्ट्रॉन्ग गर्ल बॉन्सुम ड्रामा सीरीज को देख लीजिए, क्योंकि उसकी स्टोरी भी ना बहुत ही अच्छी है और आपको भी काफी पसंद आएगी। कल तो फिर मिनियम बॉन्सुम की साइड लेते हुए इंस्पेक्टर को समझा रहा होता है कि मेरी वाइफ ऐसे ही किसी को नहीं मारती जब तक कि उसकी कोई गलती ना हो। और दोस्तों यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि बॉन्सुम यहाँ पर एक केस के सिलसिले में थी। उसके साइड में ही 2 लोग बैठे हुए थे जिन्हें उसने काफी बेरहमी से मारा था, यानी कि अपनी बॉन्सुम के पास भी एक सुपर नेचुरल पावर थी, वो काफी स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि ये 2 नमूने डॉग शेल्टर की आड़ में डॉग्स को टॉर्चर करके उन्हें महंगे दामों में बेचते थे और इसीलिए बॉन्सुम ने उन्हें काफी मारा भी था। नानी और बॉन्सुम एक दूसरे को पहचान लेते हैं। नानी उसे थैंक्स बोलती है क्योंकि उसने उनके एरिया के बदमाश लोगों को सुधार जो दिया। नामसुन यहाँ पर पैसे कमाने के लिए ड्रामा में सपोर्ट रोल करने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा ही हो जाता है, क्योंकि जो भी प्रॉप्स नामसुन के ऊपर यूज हो रहे थे ना, धीरे धीरे करके सारे टूटते जा रहे थे, जिससे कि हम जानते हैं कि वो तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ सबका पोपट बन जाता है। वहीं हिसिक को इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक और ड्रग से मरी लेडी के बारे में मालूम चलता है, लेकिन उसे वो जानता था क्योंकि उसने उसकी चेकिंग जो एयरपोर्ट पे की थी। जैसे ही वो उसके घर जाता है, सारा सामान देख रहा होता है, तो यहाँ पर उसे एक और बात पता चलती है कि जो भी ये ड्रग लेता है धीरे धीरे उसकी भूख मिटती जाती है और वो खाना छोड़ता जाता है और एक दिन ड्रग के डोज से उसकी डेथ हो जाती है। यानी कि ये ड्रग बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। और वही हम सीओ रायू को देखते हैं, यानी कि उसी मिस्ट्री मैन को, जो कि जंगलों और पहाड़ों के बीच में खुफिया जगह में अपनी लेबोरेटरी बनाई हुई होती है। और यही है दोस्तों जो कि ये सारे ड्रग्स बनाता है और यहीं पर इन्हें सिक्योर करके भी रखता है और यहाँ से ही इनका ट्रांसपोर्ट भी होता है। हिसिक को उस लेडी के घर में से एक मास्क भी मिलता है, उससे इसके ऊपर डाउट होता है, जिसे वो अपने साथ में ले जाता है। वहीं अपनी नामसुन को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है ये जानने के बाद कि मेन रोल वालों और सपोर्टिंग रोल वालों का खाना बहुत ही डिफरेंट है। यानी कि मेन रोल वालों का खाना काफी टेस्टी होता है और उसका खाना काफी सूखा साखा था, लेकिन वो लोग उसे वो अच्छा खाना खाने ही नहीं देते और इसीलिए गुस्से में आकर वो उस ट्रक को ही सबके सामने से लेके जाने लग जाती है और बोलती है कि आज हम सब भी बहुत अच्छा और टेस्टी खाना खाएंगे, अगर कोई मुझे रोक सकता है तो रोक ले। जिससे कि सपोर्टिंग रोल वाले तो काफी खुश हो जाते हैं और बाकी लोग तो उसे देखकर डर ही जाते हैं। हिसिक ने भी यहाँ पर 15 साल पहले मंगोलिया में खोए हुए सारे बच्चों की डिटेल्स निकाल ली होती हैं, जहाँ पर उसे फाइनली नामसुन के मॉम डैड के बारे में सब पता चल जाता है। यानी कि उसे होंग के बारे में भी पता चल जाता है, जिससे कि उसे डाउट होता है। नेक्स्ट सीन में वाजा के भेजे हुए गुंडे नामसुन को मारने के लिए और उसका घर तोड़ने के लिए पार्क में पहुंच जाते हैं, क्योंकि वाजा अब नामसुन की जगह लेकर उसकी आलीशान लाइफ जीना चाहती थी और इसे हमेशा के लिए मार देना चाहती थी।
लेकिन मानसून को भी अपनी पावर के थ्रू ये पता चल जाता है कि वो लोग उसका घर तोड़ रहे हैं। फटाक से वो वहाँ पे पहुँच आती है, उन सबको रोकती है, लेकिन वो तो रुकते ही नहीं है और गुस्से में आकर वो उन्हें बहुत मारती है, यहाँ वहाँ उठाकर फेंक रही होती है। हिसेक को जैसे ही ये न्यूज मिलती है कि पार्क में कुछ लोग टेंट तोड़ रहे हैं तो वो भी वहाँ पहुँच जाता है और नामसुन को इस हाल में देखकर वो तो काफी डर जाता है और शॉक भी हो जाता है कि इस लड़की के अंदर कितनी ज्यादा पावर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन और बोलने का स्टाइल साथ ही मेरी वीडियो अच्छी लग रही है ना थोड़ी सी भी, तो प्लीज एक लाइक जरूर मार देना और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना, वरना ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिस कर दोगे और इसका नेक्स्ट पार्ट तो धमाल होने वाला है। सो बैक टू द स्टोरी। नामसुन की वो होमलेस दोस्त अपना टूटा हुआ घर देखकर बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और वो वहाँ से उसे ये बोलकर जाने लग जाते हैं कि तुमने अभी तक हमारे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और अपना ध्यान रखना, क्योंकि ये लोग हमें यहाँ पर रहने नहीं देंगे और इसलिए हमें कहीं और ही जाना होगा। नामसुन भी उनके साथ जा रही होती है, लेकिन इसी को से रोक कर जैसे तैसे मना कर अपने साथ में अपने घर ले आता है। इसी को से फ्रेश होने के लिए बोलता है, इससे पहले ही नामसुन जाकर बाथरूम में घुसकर नहाने लग जाती है और फिर वो हिसेक से पहनने के लिए कपड़े मांगती है, लेकिन उसके पास तो लड़की वाले कपड़े नहीं थे और इसलिए वो उसे अपनी शर्ट ही दे देता है। जिसके बाद वो फटाक से नामसुन की मॉम को फोन करता है और उनसे बोलता है कि मुझे आपकी बेटी मिल गई है और जो आपके साथ में रह रही है वो आपकी बेटी नहीं है बल्कि कोई धोखेबाज इंसान है। लेकिन भाई उसी टाइम पे नामसुन नहाकर बाहर आती है, जिसे देखते ही हिसेक की तो बोलती ही बंद हो जाती है। वहीं दूसरी साइड पर होंग उससे नामसुन के बारे में पूछ रही होती है, लेकिन वो तो बस नामसुन को देखे ही जा रहा था और उससे बोलता है कि मैं जल्दी आपकी बेटी को आपके पास भेज दूंगा और होंग भी उसे थैंक्स बोल देती है। नामसुन तो ये जानकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली उसकी माँ उसे मिल गई है और उसके बाद हिसेक उसे आराम से सोने के लिए बोलता है और साथ ही वो उसे अपना रूम भी दे देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो नामसुन को कपड़ों के साथ साथ उसकी मॉम का एड्रेस भी देता है जहाँ वो आज उससे मिलने वाली थी। नामसुन वहाँ से चली जाती है और उसके बाद जब हिसेक अपना मुंह धो रहा होता है और जैसे ही वो उस मास्क को छूता है ना तो उसमें से उसे एक अजीब सा चिपचिपा सा पदार्थ लगता है और उसे डाउट होता है कि शायद इसमें कुछ हो सकता है। वहीं जैसे ही नामसुन अपनी मॉम से मिलने के लिए जा रही होती है तो वो अपनी सुपरनेचुरल पावर से दूर से ही देख लेती है कि एक बिल्डिंग में आग लग चुकी है, जिससे कि काफी सारे लोग घायल भी हो चुके थे और बहुत सारे बच्चे ऊपर फंसे हुए थे। नामसुन अपनी सुपरनेचुरल पावर का यूज करती है, जोर जोर से जंप मारती है और धीरे धीरे करके वो 5-6 बच्चों को बचा कर ले आती है। अब भी सुपरनेचुरल पावर तो होंग के पास भी थी और उसे भी इस बारे में पता लग जाता है और वो सारी गाड़ियों को एक एक करते हुए अपनी सुपर पावर से हटाते हुए फायर ब्रिगेड की गाड़ी को वहाँ से निकालती है जो कि ट्रैफिक में फंसी हुई थी। जैसे ही फिर वो फायर बिल्डिंग के पास पहुंचती है, देखती है नामसुन को। नामसुन आग के अंदर जा रही थी, वो भी उसकी हेल्प करने के लिए जैसे ही अंदर जाती है तो नामसुन को बाहर आते हुए देखती है, जहाँ पे एक रेफ्रिजरेटर ब्लास्ट हो जाता है और नामसुन बाहर निकल के गिरने लग जाती है। लेकिन मॉम तो मॉम होती है ना और वो अपनी बेटी को बचा लेती है। लिटरली गाइस ये सीन देखकर मेरे तो आंखों में ही आंसू आ गए थे, क्योंकि यहाँ पर माँ बेटी ने पहली बार एक दूसरे को 15 साल बाद देखा था। दोनों माँ बेटी एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। नामसुन होंग को बोलती है कि इतने सालों तक वो मंगोलिया में अपने माँ बाबा के साथ में थी, जिन्होंने उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखा और उसे इतने प्यार से पाला। होंग तो उनके लिए बहुत ज्यादा शुक्रगुजार होती है, साथ ही बोलती है कि जिसने भी अभी तक तुम्हारी छोटी सी भी हेल्प की है ना, मुझे उन सब का नंबर और एड्रेस लिख कर दो, मैं जाकर उन्हें खुद थैंक्स बोलूंगी। माँ और बाबा के लिए मंगोलिया में एक सुंदर सी बिल्डिंग बनवा दूंगी, जिससे कि उन्हें कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। होंग नामसुन को बोलती है कि तुम तो पूरी मुझ पर गई हो और बिल्कुल मेरे जैसी ही हो। और बातों ही बातों में नामसुन के मुंह से निकल जाता है भूतनी के, जिसे फिर बोंग उसे समझाते हुए कहती है कि नहीं नहीं, गाली देना अच्छी बात नहीं होता है, और क्योंकि मैं भी बहुत सारी गाली देती हूँ और चाहती हूँ कि मेरी ये वाली आदत तुम्हें ना लगे। दोनों के बीच में हंसी मजाक चलने लगता है, जिसके बाद होंग सीधा नामसुन के उन होमलेस वाले दोस्तों से जाकर मिलती है और उन्हें थैंक्स बोलती है कि उन्होंने नामसुन का साथ दिया और साथ ही उन्हें बहुत सारे पैसे भी देती है, जिसे देखते ही वो दोनों काफी ज्यादा शॉक हो गए थे और बहुत ज्यादा खुश भी थे, क्योंकि उनके पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं था और अचानक से इतने सारे पैसे जो आ गए थे उनके पास। नामसुन के घर पहुंचते ही नानी तो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसे बहुत सारा प्यार भी देने लगती है, जहाँ पर डैड और उसका मोटा भाई भी पहुंच जाता है और दोनों को देखकर वो तो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। डैड उसे बोलते हैं कि मैं तो तुम्हें पहले ही देख के समझ चुका था कि तुम ही मेरी बेटी हो सकती हो और वाजा मेरी बेटी नहीं है। हिसेक यहाँ पर इस मास्क को पुलिस स्टेशन में ले आया था और सब उसे घूर घूर कर देखने लग जाते हैं और उन्हें तो यही लग रहा था कि इसमें तो ड्रग्स हो ही नहीं सकते हैं।
सीनियर ऑफिसर फटाक से ओर से उठाकर चखने लग जाता है तो हिसेक उसे डांटते हुए बोलता है कि आप जानते भी हो कि कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, और उसे उल्टी करने को बोलता है और साथ ही उसे काफी डांट भी रहा होता है जैसे कि वही उसका सीनियर हो। यहाँ पर नानी अपने 40 साल के बेटे यानी कि नामसुन के मामा को डॉक्टर्स के पास लेकर घूम रही होती है और उन्हें बोलती है कि हमारी फैमिली की फीमेल्स ना बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती हैं और उनमें एक अजीब सी शक्ति होती है, लेकिन हमारी फैमिली के जो मेल होते हैं वो काफी ज्यादा वीक होते हैं। जैसे कि आप मेरे बेटे को ही देख लो जो कि अभी 40 साल का हो चुका है और एकदम ज़ॉम्बी की तरह ही है। और इतना ही नहीं दोस्तों, रास्ते में जाते हुए वो तो इतना थक जाता है कि उसकी मॉम उसको अपने शोल्डर पर टांग कर लेकर जा रही होती है और सब लोग देखकर उसे हंसने लग जाते हैं। वही नामसुन अपनी पूरी फैमिली के साथ में फाइनली लंच कर रही होती है जिसमें उसके मॉम डैड के बीच में थोड़ी बहुत नोकझोंक तो खैर चलती रहती है, लेकिन उसके बाद भी सब काफी खुश होते हैं, साथ में सेल्फी वगैरह भी लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हॉन्ग को ड्रग्स से रिलेटेड एक न्यूज मिलती है और उसे ये पता चलता है कि डूगो कंपनी जो कि एक कुरियर कंपनी है वो चोरी छुपे ड्रग्स सप्लाई करती है। साथ ही उसे ये भी याद आता है कि उसके सीईओ से तो वो पहले ही मिल चुकी है यानी कि रायू से, और रायू यहाँ पर अपनी एक मस्त जबरदस्त स्पीच दे रहा होता है और साथ ही सबको कन्विंस करने की कोशिश करता है। साथ ही बोलता है कि अब से हम ज्यादा से ज्यादा फीमेल स्टाफ को भी हायर करेंगे, यानी कि दोस्त उसका साफ मतलब नामसुन से था क्योंकि उसने उस दिन उसे एरोप्लेन को अपने सुपरनेचुरल पावर से रोकते हुए जो देख लिया था और वो जानता था कि वो भी शायद वहाँ पर किसी न किसी बहाने से तो जरूर आएगी। वाजा की हालत यहाँ बहुत ज्यादा खराब थी, वो तो पूरी तरह से सड़क पर ही आ चुकी थी और एक नकली आईडी बनाकर कहीं जॉब करने का सोचती है और लोगों से छुपती फिर रही थी क्योंकि वो वांटेड लिस्ट में जो पहुंच चुकी थी, यानी कि अब पुलिस हर जगह उसे ढूंढ रही थी। साथ ही उसे रायू की कंपनी में फीमेल हायरिंग स्टाफ के बारे में पता चल जाता है, यानी कि वो वहीं पर छुपकर जॉब करने वाली है। यहाँ पर नामसुन अपने होमलेस दोस्तों से मिलती है जो कि हॉन्ग के पैसों से काफी ज्यादा अमीर हो गए थे और सब लोग काफी मस्ती भी कर रहे होते हैं। जिसके बाद वो लोग सीधा फिल्म सेट पर पहुंच जाते हैं और उसके दोस्त को तो उल्टा लटका के टार्जन के डायलॉग बुलवाए जा रहे थे जो कि नामसुन को तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे क्योंकि वो उसे काफी टॉर्चर जो कर रहे थे। और वहीं पर नकली वाला टार्जन भी उसके दोस्त का काफी मजाक उड़ा रहा होता है जिससे कि नामसुन को काफी गुस्सा आता है। वो तो उसे मारना ही चाहती है लेकिन वो लोग जैसे तैसे करके उसे रोक लेते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा फनी लग रहा था दोस्तों। वही दूसरी तरफ हॉन्ग किसी को थैंक्स बोलने के लिए उसके घर पहुंची हुई होती है और उससे बोलती है कि तुमने मुझे मेरी बेटी से मिलवाया, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। हिसेक उसे बोलता है कि फिलहाल तो मुझे अभी पैसे नहीं चाहिए क्योंकि मैं एक ड्रग रिलेटेड केस पर काम कर रहा हूँ और वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हॉन्ग तो उसकी बातों से काफी इम्प्रेस हो जाती है कि हिसेक बहुत ही ज्यादा ईमानदार था और मेहनती भी था, लेकिन फिर भी वो उसे पैसों का चेक जबरदस्ती दे रही होती है। जहाँ पर हिसेक की मॉम पहुंच जाती है और उन दोनों को इस हालत में देखकर वो तो कुछ और ही समझ लेती है और हिसेक को मानने लग जाती है कि रोमांस और फ्लर्ट करने के लिए क्या तुम्हें मेरी ही उम्र की ये लेडी मिली है। और वो तो बेचारा समझा रहा होता है कि जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं है। हॉन्ग भी वो चेक छोड़कर नामसुन का सामान उठाकर ले जाती है स्टाइल में। वही जेल में हिसेक के पकड़े हुए उस ड्रग डीलर ने भी सुसाइड कर लिया था और ये जानकर तो हिसेक भी काफी शॉक हो जाता है कि उसके पास से भी वही ड्रग वाला मास्क मिला है। साथ ही बोलता है कि अब तो इन्वेस्टिगेशन के लिए मुझे अंडरकवर ही जाना पड़ेगा। यहाँ पर नामसुन की लुक पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी। वो काफी ज्यादा अमीर वाले कपड़े पहन लेती है और उसके बाल भी छोटे हो चुके थे जो कि उसकी मॉम को तो काफी ज्यादा प्यारा लगता है। हॉन्ग के ये पूछते हैं कि क्या वो आगे जाकर कॉलेज पढ़ना चाहती है, लेकिन नामसुन बोलती है कि नहीं नहीं मॉम, मुझे पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो बस लोगों की हेल्प करने में ही मजा आता है और मैं आगे वही करना चाहती हूँ। हॉन्ग उसे बोलती है कि तुम बिल्कुल मेरे जैसी हो क्योंकि मुझे भी पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था और मैं भी बस लोगों की हेल्प करने के बारे में ही सोचती रहती हूँ। तभी उसके पास हिसेक की कॉल आती है क्योंकि आज ये दोनों खाने पर जाने वाले थे और नामसुन ने ही हिसेक को खाने पे बुलाया था। और ये जानकर तो मॉम काफी खुश हो जाती है और बोलती है कि इसका मतलब तुम्हारी डेट है, लेकिन नामसुन को तो डेट के बारे में कुछ पता ही नहीं था कि डेट क्या होती है। रेस्टोरेंट में नामसुन को देखते ही हिसेक की तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती है और उसे बोलता है कि तुम तो आज काफी ज्यादा सुंदर लग रही हो। साथ ही उसे बोलता है कि एक ड्रग रिलेटेड केस के चक्कर में वो अब अंडर कवर होने वाला है। नामसुन के ये बोलने पर कि वो भी उसके साथ में जाना चाहती है और लोगों की हेल्प भी करना चाहती है, तो हिसेक उसे बोलता है कि वहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। और इसके बाद नामसुन फिर उसे अपनी पावर दिखाते हुए एक फॉग को उसके सामने मोड़ देती है। बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और तुम तो ये बात जानते ही हो और इसलिए मेरा फायदा उठाओ। उसे के भी देखते ही देखते दोनों भेस बदल कर इंटरव्यू देने उसी कंपनी में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं कि वाजा भी काम कर रही थी। पुलिस स्टेशन में यहाँ पर सीनियर ऑफिसर की तो हालत ही खराब होने लग जाती है और वो पानी पे पानी पिए जा रहा था क्योंकि दोस्तों आपको याद ही होगा कि भाई इन्होंने तो खतरनाक ड्रग्स को नमक की तरह चख लिया था।
वही नानी के दिल में तो लड्डू तब फूटने लग जाते हैं जब वो अपने नाती यानी कि नामसुन के भाई को अपने हाथों का बनाया हुआ सूप देने के लिए पहुंचती हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्हें एक हैंडसम ओल्ड मैन जो मिल जाते हैं जिन्होंने उनकी रेस्टोरेंट में अभी ज्वाइनिंग ली थी। लेकिन अपनी नानी का दिल तो उनके ऊपर पूरी तरह से आ चुका था। दोनों बैठकर बातें करने लग जाते हैं और काफी खुश लगते हैं। वही सामान लोडिंग के टाइम पर नामसुन की बहस अपने सीनियर से हो जाती है, क्योंकि उनका ये कहना था कि लड़कियों के अंदर दम नहीं होता, और इसलिए नामसुन अपना सारा दम उनको दिखाने लग जाती है। सारे के सारे कंटेनर उठाकर एक के बाद एक ट्रक में रख रही होती है। हिसेक तो बेचारा सोच रहा होता है कि उनका भांडा कहीं ना फूट जाए इस पागल लड़की के चक्कर में, और उसका सीनियर भी देखकर काफी हैरान हो जाता है। उसकी तो हालत ही खराब हो जाती है। लेकिन वाजा ने भी उन्हें वहाँ पर देख लिया था और वो नामसुन को देखते ही पहचान जाती है। रास्ते में जाते टाइम नामसुन अपनी तेज निगाहों वाली सुपर पावर से उस स्कैमर लेडी को देख लेती है जिसने कोरिया में आते ही नामसुन को लूट लिया था, और वो जाकर सीधा उससे अपने पैसे मांगने लग जाती है। लेकिन वो लेडी तो बोलती है कि मैं तो तुम्हें कुछ नहीं दूंगी और पुलिस ने मुझे छोड़ दिया है क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं है। वो उससे काफी बहस कर रही होती है। नामसुन को काफी गुस्सा आता है और हिसेक उसके ऊपर उसे हाथ उठाने से रोक लेता है, इसलिए वो सीधा उसका पर्स लेकर दूर आसमान में फेंक देती है। ये देखते ही हिसेक तो काफी शॉक हो जाता है और उसे वही बेल वाली बात याद आ जाती है जब उसके सर पर घोड़े की घंटी आकर लगी थी टन से। स्कैमर लेडी का वो बैग सीधा मंगोलिया में पहुंच जाता है, जो कि एक लेडी को मिलता है। वो तो काफी खुश हो जाती है उसे देखकर। नेक्स्ट सीन में रात के टाइम पर हमारी स्ट्रॉन्ग गर्ल नामसुन और डिटेक्टिव हिसेक दोनों के दोनों भेस बदल कर सीधा पहुंच जाते हैं लोकेशन पर ड्रग्स ढूंढने के लिए, और वो एकदम स्टाइल में शटर को खोल देती है। और वही होंग सुपर वुमेन जो कि एकदम वंडर वुमेन के स्टाइल में अपनी बाइक पर सवार होकर कहीं के लिए निकल जाती है। अपनी स्ट्रॉन्ग गर्ल नामसुन और हिसेक वेयर हाउस में रात में चोरी छुपे पहुंच जाते हैं मास्क के सैंपल लेने के लिए जिसमें ड्रग्स थे, और बाहर एक बंदा उनकी हेल्प कर रहा था जो कि उन्हें बोलता है कि तुम लोग के पास सिर्फ 5 मिनट का ही टाइम है और इसलिए जो भी करना है फटाफट करना। हिसेक ने तो नाइट गॉगल्स लगा रखे होते हैं, लेकिन अपनी नामसुन को तो उनकी जरूरत ही नहीं थी क्योंकि उसकी आंखों में ऑलरेडी बहुत पावर थी, जो कि यहाँ वहाँ उड़ कर सारे मास्क सैंपल को निकाल रही थी, जिसे देखते ही हिसेक तो काफी शॉक हो जाता है। लेकिन वही एक बॉक्स गिरने वाला होता है और इसे बचाने के चक्कर में नामसुन तो हिसेक के ऊपर ही लुढ़क जाती है, जिससे कि हिसेक के दिल की धड़कनें तो काफी तेज हो गई थी। जिसने अपने हीरो के पैर में थोड़ी सी चोट भी लग गई थी। सारा सामान वामान लेकर वो लोग बाहर जा रहे होते हैं क्योंकि अब उनके पास सिर्फ 50 सेकंड ही थे, लेकिन हिसेक लंगड़ाते हुए चल रहा था और बाहर वो बंदा सोच रहा होता है कि मैंने तो पहले कहा था कि भाई लड़की को साथ लेके मत जाना, लग गई ना उसे चोट। लेकिन जैसे ही वो देखता है कि नामसुन तो हिसेक को उठा कर लेकर आ रही, काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। बोलता है कि सच में लड़की के अंदर तो काफी दम है। वही अपना हैंडसम विलन रायू वर्कआउट करते करते नामसुन के बारे में सोच रहा होता है, यानी कि जनाब के दिमाग में काफी जबरदस्त खिचड़ी पक रही है, जो कि हम उसकी विलन स्माइल से देख ही सकते हैं। वहीं जब हॉन्ग अपनी बाइक पर सवार होकर रास्ते में जा रही होती है तो रास्ते में उसे वही बंदा मिल जाता है जो कि उस दिन उसे पार्टी में मिला था। ये एक सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर है जिसने हॉन्ग के ऊपर नजर रखी हुई थी और जो कि उसे अपने सीक्रेट सोसाइटी के लोगों से मिलवा देता है, और ये देश के उद्धार के लिए काफी बड़े बड़े काम करते थे और सारे गुनहगार को भी पकड़ते थे, और इसलिए हॉन्ग भी इन्हें अपनी सीक्रेट सोसाइटी में चाहिए थी। लेकिन हॉन्ग तो ये देखकर काफी हैरान हो जाती है कि इनका चेयरमैन सड़क पर गरीब लोगों को खुद अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाता था और इससे उसे काफी खुशी भी मिलती थी। और वहीं अपने स्ट्रॉन्ग गर्ल नामसुन और डिटेक्टिव हिसेक के बीच में भी लवलपाटा स्टार्ट हो चुका था और दोनों ही एक दूसरे की केयर करके काफी खुश हो रहे थे। और नामसुन तो हिसेक का मैसेज देखते ही बेड पर उछल उछल कर पागल हो रही थी। डूगो में एक आदमी ने वाजा को काम करते हुए भी देख लिया था और वो जानता था कि वो वांटेड है, और ये बात वो फटाक से पुलिस को फोन करके बताने लग जाता है। लेकिन वाजा उसे रेड हैंडेड कैच कर लेती है और बोलती है कि अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हारे गुर्दे, दिल और लिवर निकाल कर सब कुछ बेच दूंगी, क्योंकि तुम जानते नहीं हो कि मैं कितनी ज्यादा खतरनाक हूँ। और वहीं पुलिस ऑफिसर ने भी किसी को फोन करके बता दिया होता है कि वाजा डूगो में ही है। इसे भी बेचारा सोचने लग जाता है, ये लगता है कि सारे गलत काम यहीं पर होते हैं, और उसे डाउट होता है कि जरूर ये नामसुन के पीछे ही आई होगी। वाजा भी अपने गुंडे दोस्तों को फोन करके बोलने लग जाती है कि अब तो मैं इस नामसुन को नहीं छोड़ूंगी, लेकिन उसके गुंडे दोस्त काफी ज्यादा डर जाते हैं और बोलते हैं कि हम तो उस लड़की से पंगा बिल्कुल भी नहीं लेंगे, जो भी तुम्हें करना है अकेले ही करो। पुलिस स्टेशन में सब लोग उस मास्क के सैंपल को घूर घूर कर देख रहे होते हैं, जो कि हिसेक और नामसुन रात के अंधेरे में चुरा कर लेकर आए थे, लेकिन उसमें तो उन्हें कोई ड्रग ही नहीं मिलता, और इसलिए वो हिसेक को इस सीक्रेट मिशन से वापस आने के लिए बोल देते हैं कि वहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा।
लेकिन हिसिक उसे बोलता है कि उसने रायु की सारी इन्फॉर्मेशन निकाली है, जिसमें से 26 से 32 के बीच में उसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, यानी कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और उसके पास आखिरकार इतने सारे पैसे कैसे आए और वो ये भी जानना चाहता है, और इसलिए वो इस सीक्रेट मिशन को भी नहीं छोड़ सकता। डिलीवरी देने के लिए नामसुन और हिसिक फिर एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ का ओनर तो बहुत ही ज्यादा बदतमीज और आकड़ू था। लेकिन अपनी नामसुन भी कुछ कम नहीं थी, वो उसे बहुत ही अच्छे से मजा चखाती है। सबसे पहले तो सारा सामान उठाकर अकेले ही उसके सामने उसके रेस्टोरेंट में जाके रख देती है, और उसके बाद कस्टमर बनकर वहीं पर बैठ जाती है और खाने के लिए मांगती है। जब वो उसका ऑर्डर नहीं ले रहा होता है तो जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है और बोलती है कि कस्टमर के साथ तुम्हारा ऐसा बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और वहीं वो टेबल भी तोड़ देती है, जिसे देखकर तो सब काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और बेचारी अपना मुंह ही छुपाने लग जाती है कि ये उसने जोश में होश ही खो दिए। बेचारा रेस्टोरेंट ओनर तो हक्का बक्का ही रह जाता है और सब उसे घूर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ होंग को एक ब्रेड सॉन्ग नाम के बंदे के बारे में पता चलता है, जो कि एक का डबल करता है, यानी कि पैसे डबल करने का काम करता है। लेकिन कुछ तो गड़बड़ जरूर थी, और इसीलिए उसका पता लगाने के लिए होंग वहाँ पर पहुँच जाती है, जिसका बैंक बैलेंस देखकर तो ब्रेड सॉन्ग के सेक्रेटरी की आंखें की फटी रह जाती है, और वहाँ पर ब्रेड भी शॉक हो जाता है कि उसके पास इतने सारे पैसे कैसे हो सकते हैं। वहीं नानी का प्यार भी आसमान छू रहा होता है, और वो शेफ अंकल को पटाने के लिए नई नई तरकीबें सोच रही होती है, और उनके साथ में एक डेट पर भी पहुंच जाती है। लेकिन भाई ये क्या, शेफ अंकल के साथ तो एक बहुत बड़ा स्कैम हो जाता है। कोई फ्रॉड उनकी बेटी बनकर उनका सारा पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर ही करवा लेता है, और जैसे ही वो पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं तो वहाँ से उन्हें कोई भी हेल्प नहीं मिलती। वहीं डिटेक्टिव हिसिक के पास धीरे धीरे बहुत सारे मर्डर केस आने लग जाते हैं, जिसमें एक चीज बहुत ही कॉमन थी कि वो सारे लोग धीरे धीरे बहुत सारा पानी पीने लग गए थे, और उसके बाद उनकी मौत हो गई, जिसका सीधा कनेक्शन दोस्तों उसी ड्रग के साथ में था, जिसे लेने के बाद लोगों में पानी की प्यास बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और उसके बाद जहाँ भी उन्हें पानी दिखाई देता है वो वहाँ का पानी ही पी लेते हैं। और ऐसे ही एक लड़की कमोड का पानी पीते पीते ही मर गई थी। किसी को डाउट होता है, और इसलिए वो अपने उन सीनियर बॉस को पानी पीने से रोक देता है, जिन्होंने उस ड्रग को चखा था और सुबह से बहुत सारा पानी भी पी लिया था। वहीं दूसरी तरफ नामसन के भाई नामलेन को एक लड़की टैबलेट देते हुए बोलती है कि इससे तुम बहुत ही जल्दी पतले हो जाओगे और तुम बहुत ही ज्यादा हैंडसम लगने लग जाओगे, जिससे कि तुम्हारी भी खूबसूरत गर्लफ्रेंड होगी। लेकिन दोस्तों यहाँ मामला कुछ और था, क्योंकि उस टैबलेट में कुछ और ही था, और वो क्या था वो आपको आगे पता चल ही जाएगा। और एक बार फिर से नामसुन वेयर हाउस में रात के अंधेरे में चोरी छुपे पहुंच जाती है चेक करने के लिए, लेकिन इस बार वहाँ पे रायु भी था, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी और उसके अंदर से अजीब सी पावर्स भी निकल रही थी। जैसे ही नामसुन उसके पास आकर उसे पूछती है कि क्या आपको कोई हेल्प की जरूरत है, वो 2 से जोरदार धक्का मारता है और बेचारी नामसुन बहुत दूर जाकर गिर जाती है। घर आकर वो होंग से मिलती है, और यहाँ होंग भी रायु के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल रही थी, जिसे देखते ही नामसुन पहचान लेती है और बोलती है कि हिसिक के साथ डुगो में वो डिलीवरी का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग एक सीक्रेट मिशन पे और वहाँ पर उसने रायु को भी देखा है। जिसे कि होंग भी समझ जाती है और बोलती है कि हाँ वहाँ पे ड्रग्स का ही कुछ काम हो रहा है, और बहुत ज्यादा खुश होती है कि फाइनली मेरी बेटी भी इन सब में इन्वॉल्व है, और जो कि इस केस में काफी हेल्प भी कर रही है। वही रायु का एक आदमी उसे नामसुन की वीडियो दिखाते हुए बोलता है कि ये लड़की बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि हमारे वेयर हाउस में ही काम कर रही है। रायु तो उसे देखते काफी खुश हो जाता है, और एरोप्लेन वाली बात भी उसे याद आ जाती है कि ये तो वही लड़की है जिसे वो इतने टाइम से ढूंढ रहा था। वहीं नामसुन की मुलाकात तो वाजा से हो जाती है, जो कि उसे तुरंत ही पहचान लेती है और उसे बोलती है कि मम्मा और मैं जानते हैं कि तुम्हारे साथ बचपन से लेकर अब तक बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ है, और इसीलिए उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया है और तुम्हारे साथ बिल्कुल भी सख्ती से पेश नहीं आई है, लेकिन ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। नामसुन की ये सारी बातें सुनकर वाजा को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वहीं रायु वेयर हाउस के उस मैनेजर को बुलाकर नामसुन के ऊपर नजर रखने के लिए बोलता है, और बोलता है कि मैं उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ। मैनेजर को उसके ऊपर बिल्कुल भी शक ना हो, और इसीलिए बोल देता है कि हमारे यहाँ पर ऐसी स्ट्रॉन्ग लेडीज काम करती हैं, मुझे इस बात से काफी खुशी है, और साथ ही वो उसका प्रमोशन करने की बात भी करता है। वेयर हाउस में एक आदमी के साथ काफी बुरा वाला एक्सीडेंट होने वाला होता है। कपड़े उसकी मशीन में फंस जाते हैं, जिससे कि उसे काफी तकलीफ हो रही होती है। सब लोग उसे बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर पा रहा था। जैसे ही नामसुन ये देखती है, दूर से भागती हुई आती है और उस मशीन को अपनी पावर से रोक लेती है, जिससे कि उसकी जान बचाती है। ये देखकर तो सब बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं होंग सबको ये याद दिलाने लग जाती है कि आज उनका वर्कआउट डे है, और जैसे सब लोग जिम में पहुंचते हैं तो नामसुन की भाई और मामा की हालत तो देखने लायक थी, क्योंकि उनसे तो बिल्कुल भी मशीनें उठ ही नहीं रही थी और
वही नानी और होंग के वर्कआउट को देखकर लग रहा था कि दुनिया की सारी पावर तो जैसे इन दोनों के अंदर ही बस चुकी है। होंग तो अपने भाई को यहाँ वहाँ उठाकर रख रही होती है और बोलती है कि सही से वर्कआउट करो। वही हमें नामिन के बारे में थोड़ा जानने को मिलता है, जो कि अपने मोटापे से बहुत ही ज्यादा परेशान था और इसीलिए वो कॉलेज में नहीं जाता था क्योंकि लोग उसे मोटा बोलकर छेड़ते थे। नामिन अपनी मॉम से भी ज्यादा बात नहीं करता था क्योंकि उसे लगता था कि उन्हें उसकी बिल्कुल भी केयर नहीं है। डैड के पास जाकर भी वो बोलता है कि अब तो नामसून आ चुकी है और आपको और मॉम को साथ में रहना चाहिए, लेकिन उसकी डैड बोलते हैं कि डाइवोर्स के बाद ही मैं और तुम्हारी मॉम अपनी लाइफ में थोड़ा खुश हैं। जिससे कि दोस्तों हम समझ पा रहे थे कि बेचारा नामिन कितना ज्यादा अकेला है और साथ ही अपने मोटापे से काफी परेशान भी है। नेक्स्ट सीन में होंग सीधा ब्रेड सोंग के पास पहुंच जाती है और उसके बारे में काफी सारी इन्फॉर्मेशन भी निकालती है, लेकिन उसे ज्यादा कुछ पता नहीं चलता और वो जाकर उसके मुंह पे ही बोलने लग जाती है कि मैं जानती हूँ कि तुम एक स्कैमर हो, लेकिन इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कैसे आए ये मैं जानना चाहती हूँ। ब्रेड सोंग ये सुनते ही भड़क जाता है और उसे बोलता है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं अपनी सिक्योरिटी को बुला लूंगा, और काफी ज्यादा डर भी चुका था वो। पुलिस स्टेशन में सीनियर ऑफिसर की तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब होने लग गई थी। पानी को देखते ही वो तो पूरी तरह से पागल ही हो रहा था, और लेकिन हिसिक उसे संभाल लेता है और अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जा रहा था, बट वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती थी और बोलती है कि करियर मेरा पूरी तरह से खराब हो जाएगा और इसलिए उसे सिर्फ तुम ही बचा सकते हो। ये सुनते ही हिसिक फिर उन्हें अपने घर ले जाता है। यहाँ पर रायु का एक आदमी आकर उसे एक ब्रीफ केस देता है जिसमें बहुत सारे एंटीडोट थे जो कि उसी ड्रग्स के थे, और फिर से उसके फेस पर वही विलन स्माइल होती है। हिसिक ने अपने सीनियर बॉस को अपने घर पर रखा हुआ होता है, जिसे मिलने के लिए दूसरा डिटेक्टिव पहुंच जाता है और बॉस को देखकर वो भी बहुत ज्यादा शॉक हो गया था कि आखिरकार इन्हें हो क्या गया है, ऐसे तो ये बहुत ही जल्द मर जाएंगे। हिसिक भी वहीं पर बैठा हुआ अपना काम कर रहा होता है और सीनियर ऑफिसर के अंदर तो एक अजीब सा मॉन्स्टर जागने लग जाता है और उनका पूरा दिमाग खराब हो जाता है। बहुत ज्यादा गुस्सा उन्हें आ रहा होता है, दोनों आंखें लाल हो जाती हैं और फटाक से वो हिसिक के ऊपर ही हमला करने के लिए पहुंच आते हैं। उसे बहुत मार रहे होते हैं, जहां पर अचानक से नामसून भी हिसिक से मिलने के लिए पहुंची हुई होती है और वो उसे बचा लेती है। सीनियर ऑफिसर को मारने वाली होती है, लेकिन हिसिक उसे बोलता है कि उन्हें चोट नहीं आनी चाहिए और इसलिए वो दोनों मिलकर उसे शेर के सहारे बांध देते हैं, जिससे कि वो थोड़ी देर के लिए शांत हो गए थे। नेक्स्ट सीन में नामसून अपनी होमलेस दोस्तों से दोबारा मिलने के लिए पहुंची हुई होती है। सब लोग साथ में मस्ती कर रहे होते हैं और रात के टाइम नामसून उन्हें वेयर हाउस में ले जाती है दोबारा से ड्रग सैंपल लेने के लिए। लेकिन होमलेस लड़की बाहर ही पकड़ी जाती है, जिससे कि वो काफी बहाने बनाने लग जाती है और वहीं ये दोनों अंदर होते हैं, जहां मैनेजर नामसून को भी देख लेता है और उसे जोरदार पंच मारती है, जो कि उड़कर शायद कहीं गायब भी हो जाता है। पुलिस स्टेशन के बाहर मॉर्निंग में बहुत सारा सामान रखा होता है, जो कि वही सारे सैंपल्स थे दोस्तों जो कि नामसून ने रात में वेयर हाउस से चुराए थे। सब उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो रहे होते हैं और वही सुबह के टाइम पर मैनेजर भी दिखाई देता है, जो कि बेचारा ऊपर ही लटका हुआ था। उसकी हालत भी काफी खराब लग रही थी। हिसिक ने भी वही उस ऑफिसर को भी छोड़ दिया था, जो कि अब थोड़ा नॉर्मल हो चुका था, और वो उसे बताते हैं कि मुझे तुम्हारे अंदर एक मॉन्स्टर दिखाई दे रहा था और इसीलिए मैंने तुम पे हमला भी किया। सब कुछ जानने के बाद हिसिक काफी शॉक हो जाता है कि ये ड्रग तो जितना उन्होंने सोचा था ना उससे भी ज्यादा खतरनाक है। और वहीं रायु भी अपने लैब में होता है, जिसे डॉक्टर उस ड्रग की एंटी क्योर के बारे में समझा रहे होते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ समुद्री खरगोश के खून से ही बन सकता है, जो कि इस दुनिया में बहुत ही कम पाए जाते हैं। रायु का वो खास आदमी जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है तो रायु उसके फेस पर वही लिक्विड डालकर उसे मारने लग जाता है और बोलता है कि पुलिस ने तुम्हारा चेहरा देख लिया है और इसलिए तुम मेरे लिए काफी बड़ा खतरा बन सकती हो। दिखने में अपना विलन जितना ज्यादा हैंडसम है ना दोस्तों, उतना ही ज्यादा खतरनाक है। वेल तो वही नानी भी काफी खुश हो रही होती है, क्योंकि वो अपनी डेट पर जो थी हंजू को देखते ही काफी शॉक हो जाती है। हंजू से बोलती है कि मेरे डैड के साथ में अभी तक आपका डिवोर्स नहीं हुआ है और इसलिए आप किसी और को भी डेट नहीं कर सकती हैं। लेकिन फिर नानी बोलती है कि तुम्हारे डैड हमें छोड़कर 10 साल पहले ही जा चुके हैं और लगता है कि बिजनेस चलाते चलाते और पैसा कमाते कमाते तुम्हारा दिल भी पूरी तरह से प्लास्टिक का हो चुका है। मैं तो अपनी लाइफ काफी अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ और मुझे लगता है कि तुम्हें भी यही करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में सारी फैमिली साथ में होती है, लेकिन नामलिन काफी ज्यादा हर्ट होता है अपनी मॉम से और उन्हें बोलता है कि मुझे आपसे ज्यादा डैड पसंद है, जैसे कि आपको मुझसे ज्यादा नामसून पसंद है और इसलिए मैं अब डैड के साथ रहने जा रहा हूँ। ये सुनते ही सब काफी शॉक हो जाते हैं और नामसून तो काफी सैड हो जाती है।
नेक्स्ट सीन में नामसुन वेयर हाउस से कुछ चुरा रही होती है, जैसे कोई आकर पकड़ लेता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि डिटेक्टिव हिसिक होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि हिसिक वापस से काम पर जो पहुंच गया था। लेकिन इनकी खुशी वाजा से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है और वो तो कुछ और ही दिमाग में प्लान बनाने लगती है। नामलिन जो कि काफी ज्यादा सैड था, जैसे ही उसकी रेस्टोरेंट में एक सुंदर सी लड़की आती है, उसे देखकर काफी खुश हो जाता है। लेकिन उस बेचारे का दिल तो तब टूट जाता है जब उस लड़की का बॉयफ्रेंड उसके साथ में होता है, जो कि काफी ज्यादा हैंडसम और फिट था। और इसलिए अपने मोटापे को दूर करने के लिए नामलिन फाइनली वो ड्रग वाली टैबलेट खा लेता है और अब तो उसे भगवान ही बचाए। सीनियर ऑफिसर की हालत यहाँ बहुत ही खराब हो चुकी थी, जो कि हर तरफ बस पानी ही पानी ढूंढ रहे थे। लेकिन हिसिक जो कि बहुत ही ज्यादा चंड था, उसने अपने घर का सारा पानी बंद करके रखा हुआ था और इसलिए वो यहाँ वहाँ पानी ढूंढते हुए फाइनली वॉशरूम में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें कमोड में पानी मिल जाता है। और वही वेयर हाउस में वाजा भागते हुए आती है और जैसे ही वाजा नामसुन को चाकू मारने के लिए जाती है, नामसुन चाकू पकड़ लेती है। हिसिक ने भी देख लिया था, फटाक से भागते हुए उसके पास आता है। वाजा को नामसुन काफी दूर उठाकर फेंक देती है। मैनेजर ने सब कुछ देख लिया था, फटाफट से रिकॉर्ड करने लग जाता है और नामसुन के ये पूछते ही कि आखिर तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो, वाजा उसे बताती है कि अगर तुम नहीं होती तो आज मेरी लाइफ बहुत ही ज्यादा अच्छी होती और मैं तुम्हारी जगह तुम्हारे घर में अमीर बनकर रह रही होती। हिसिक फिर उसे अपने आप को सरेंडर करने के लिए बोलता है, साथ ही कहता है कि नामसुन भले तुम्हें माफ कर दे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वाजा के पैर में नामसुन की पावर की वजह से काफी बुरी तरह चोट आ गई थी, उसका पैर ऑलमोस्ट टूट गया था। वहीं दूसरी तरफ होंग जो कि रायू के साथ में पोकर गेम खेल रही होती है, वो जीत जाती है और शर्त के अकॉर्डिंग वो फिर रायू से उसके बिजनेस के बारे में पूछती है। रायू तो उसे अपनी बातों में उलझाने लग जाता है और उल्टा होंग से ही उसका सोर्स ऑफ इनकम पूछता है। होंग के ये बोलते हैं कि मैंने आज तक कोई भी लीगल धंधा नहीं किया है और मैं बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से सारे पैसे कमाती हूँ और उसके साथ में पूरा टैक्स भी भरती हूँ। तो रायू चुप हो जाता है, लेकिन वो अपने सीक्रेट के बारे में होंग को कुछ भी नहीं बताता। होंग वहाँ से उससे ये बोलकर जाने लग जाती है कि मैं तो बस तुम्हारी डूगो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती थी और इसलिए तुमसे सब कुछ पूछ रही थी। वेल तो नेक्स्ट सीन में होंग सीधा अपने हस्बैंड बंगू को कॉल करके उसे शाम में होने वाली पार्टी में इनवाइट करती है और बंगू तो काफी शॉक होते हुए अपने बेटे से पूछता है कि आखिर तुम्हारी मॉम को क्या हो गया है, ये अचानक से इतनी ज्यादा चेंज कैसे हो गई है। लेकिन भाई नामली तो अपनी ही टेंशन में होता है और इस दवाई के चक्कर में वो कुछ भी अच्छे से नहीं खा रहा होता है और डैड के पूछते ही कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है, तो नामली बोलता है कि मैं बस डाइटिंग कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ सिनी बॉस बहुत कोशिश करता है कि वो पानी ना पिए, लेकिन उसके बाद भी वो बोतल को खोलकर पानी अपने लिप्स पे लगा लेता है और जाकर सीधा वो ड्रग्स वाला मास्क देखता है जो कि उसने रखा हुआ था अपने ड्रॉर में। नानी भी यहाँ पर शेफ अंकल के साथ में उस कैमरे के पास में उसका पता लगाकर पहुंच आती है और उसको बहुत ही अच्छे से धो रही होती है। ये देखते ही शेफ अंकल भी काफी शॉक हो गए थे कि नानी के पास इतनी सारी ताकत आखिर कहाँ से आई और वो तो डर डर के छुप रहे होते हैं। जिसके बाद ही वो उस कैमरे को उठाकर सीधा पुलिस स्टेशन ले जाती है और वहाँ पर उसे बंद करवा देती है और शेफ अंकल को बोलती है कि आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है और साथ ही उन्हें अपनी सच्चाई भी बताने लग जाती है कि उनकी फैमिली की वुमेन्स के अंदर एक स्ट्रेंज तरह की यानी कि सुपरनेचुरल पावर है। वहीं दूसरी तरफ मैनेजर ने भी रायू को नामसुन की चोरी वाली और बाकी की वीडियो दिखा दी होती है, जिसे देखकर वो तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वेल तो उसके बाद मैनेजर जाकर नामसुन को बोलता है कि रायू को सब कुछ पता चल गया है, उन्होंने आपको मिलने के लिए बुलाया है। ये सुनते ही नामसुन तो काफी खुश हो जाती है, फटाक से कॉल करके हिसिक को बताती है। हिसिक उसे वहाँ पर अकेले जाने के लिए मना करता है क्योंकि रिस्की भी हो सकता है, लेकिन नामसुन कहाँ ही सुनने वाली थी, वो तो सीधा रायू से मिलने के लिए उसके ऑफिस में पहुँच जाती है। रायू के पूछते ही कि आखिर तुम्हारी चोरी करने की वजह क्या है, तो नामसुन यहाँ पर बहाना बनाते हुए बोलती है कि मुझे आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं, जो कि मैं मंगोलिया अपने पेरेंट्स के पास भेजती हूँ। सबसे पहले तो मैं चोरी करने के लिए माफी चाहूंगी, लेकिन मेरे पास अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और इसीलिए मैंने चोरी की। जैसे ही मेरी सैलरी आ जाएगी तो आप उसमें से काट लेना। रायू उसकी बात सुन के काफी हैरान हुए जा रहा था और नामसुन फिर उससे दोस्ती करने के लिए बोलकर साथ ही उसका नंबर भी मांग लेती है और उसकी ऑफिस को बहुत ही अच्छी तरह से घूर घूर कर देखने लग जाती है। नामसुन उसे काफी ज्यादा सस्पिशियस लग रही थी और इसलिए वो उसे अपने साथ में रात में डिनर पर चलने के लिए बोलता है, लेकिन वो बहाना बनाकर वहाँ से जाने लग जाती है कि उसे अभी बहुत सारा काम है। तो रायू उसे रोककर बोलता है कि ठीक है जो भी है, लेकिन मुझे कांटेक्ट जरूर करना। नामसुन भी हाँ बोलकर 9-11 हो जाती है वहाँ से। हिसिक भी बाहर नामसुन का वेट कर रहा था क्योंकि उसे उसकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, लेकिन नामसुन उसे बोलती कि फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बहुत ही अच्छे से मैनेज हो गया है और साथ ही वो तो उसे हल्का सा धक्का मारती है। तो हिसिक को
काफी ज्यादा जोर से लग जाता है और ऐसे ही फिर दोनों लोग साथ में मस्ती करने लग जाते हैं, जिन्हें की रायू ऊपर से अपने ऑफिस से देख रहा होता है। तो फिर नामजुन अपने डैड से मिलने के लिए पहुंच जाती है और वह हिशी को भी साथ में लेकर गई थी और डैड को तो यही लग रहा था कि शायद ये इसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन हिशी उसे बोलता है कि नहीं, वो तो बस नामजुन का बहुत ही अच्छा दोस्त है और ये लोग साथ में काफी मस्ती भी करते हैं। हिशी के वहाँ से जाते ही नामजुन अपने डैड के साथ में बहुत सारे झूले झूलती है और पार्क में उनके साथ में काफी सारा टाइम स्पेंड करती है, जहाँ डैड उसे बोलते हैं कि बचपन से ही तुम्हें स्टार्स बहुत पसंद थे और इसलिए मैं स्टार्स दिखाने के लिए स्पेशली तुम्हें मंगोलिया लेकर गया था, जहाँ पर तुम मुझसे गलती से खो गई। और यहाँ ये लोग काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ रायू भी अपने सोर्सेज से होंग की बेटी के बारे में सब कुछ पता निकलवा ले रहा है, लेकिन जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि होंग तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट थी और इसीलिए उसने ट्रिक खेली थी और यहाँ पर उसने नामजुन की जगह किसी और ही लड़की को अपनी बेटी बनाकर सबके सामने पेश किया था। सारी की सारी डिटेल्स रायू अपने फोन में देख रहा होता है। वहीं जैसे ही फैमिली फंक्शन स्टार्ट होता है, वहाँ पे सब लोग मौजूद थे और नामजुन भी डिटेक्टिव हिशी के साथ में वहाँ पर पहुंची हुई थी। नानी भी वहाँ पर शेफ अंकल को लेकर आई थी। वेल तो दोनों ही अपने आप को उनकी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। हिशी को देख के तो सब लोग यही सोचते हैं कि वो नामजुन का बॉयफ्रेंड है। शेफ अंकल और नानी की बॉन्डिंग को देखकर भी लोग समझ गए थे कि शायद ये नानी का भी बॉयफ्रेंड है। सेक्रेटरी भी वहाँ पर अचानक से खड़ी हो जाती है, बोलती है कि मैं बॉन्ग के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। डैड तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और बाकी के सारे लोग भी उन्हें काफी अजीब तरह से टीज कर रहे होते हैं, जिसके बाद ये सब लोग उनको सरप्राइज देते हैं। क्योंकि दोस्तों वैसे तो आज डैड का बर्थडे था, लेकिन जैसा कि ये लोग उन्हें छेड़ रहे थे उसे तो उन्हें हार्ट अटैक ही आने वाला था। जैसे ही सब लोग खाना खा रहे होते हैं तो नामिन का वो खाना एकदम स्टोन की तरह लग रहा होता है और ये सब कुछ दोस्तों उस दवाई की वजह से ही हो रहा था, जिसके बारे में हमें आगे और अच्छे से पता चल जाएगा। नेक्स्ट सीन में सारे के सारे जेंट्स मिलकर हिशी की वाट लगा रहे होते हैं, सोना में बैठे हुए होते हैं, यानी कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं क्योंकि ये लोग जानना चाहते थे कि क्या सच में हिसी को उनकी नाम सुन के लायक है भी या फिर नहीं। लेकिन हिसी तो काफी परेशान हो जाता है और इसलिए वहाँ से उठकर बहाना मार के भाग जाता है। नामसुन भी यहाँ मॉम और नानी के साथ में होती है और नामसुन के ये बोलते हैं कि मंगोलिया का आसमान सोल के आसमान से ज्यादा खूबसूरत है और वहाँ पर स्टार्स भी बहुत ही अच्छे से चमकते हैं। मॉम और नानी तो यहाँ से सरप्राइज करने लग जाते हैं। फिर तीनों लोग पॉट में पानी लेते हैं, उसे पानी में उछालते हैं, जिससे कि बहुत ही खूबसूरत शाइन आता है और स्टार्स के साथ साथ वहाँ पे रेनबो भी बढ़ने लग जाता है, जिसे देखकर ये तीनों काफी मस्ती करते हैं। और वहाँ हिशी के ऊपर भी इनकी पानी की छींटें आती हैं और जैसे ही वो ये रेनबो देखता है वो भी समझ आता है कि ये सब कुछ इन तीनों ने ही किया होगा। जैसे ही फिर नामसुन नेक्स्ट डे अपने ऑफिस यानी कि उस वेयर हाउस में जाती है तो वहाँ पता चलता है कि रायू ने उसे काम से निकाल दिया है और इसके बारे में वो फिर हिशी से भी बात करती है और फटाफट से रायू से मिलने के लिए सीधा उसके ऑफिस में चली जाती है। लेकिन भाई रायू के दिमाग में तो यहाँ पर कुछ और शैतानी खिचड़ी पक रही होती है। वो नामसुन से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत सारे पैसे कमाना चाहती हो और जिसमें मैं तुम्हारी पूरी पूरी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक छोटा सा टेस्ट देना होगा। वेल तो वो उसे एक स्पेशियस सी जगह पर लेकर जाता है और वहाँ पर एक बहुत ही भारी सी मशीन उसके ऊपर छोड़ देता है। जैसे ही नामसुन उसे पकड़ती है ना, ये देखते ही रायू काफी खुश हो जाता है क्योंकि वो जानता था कि इसके पास सुपर नेचुरल पावर है। वेल तो वो फिर उस मशीन का वेट और भी ज्यादा बढ़ाने लग जाता है। नामसुन उसे रोकने की कोशिश करती है और इसकी पावर मॉम के साथ साथ नानी को भी फील हो जाती है कि नामसुन की जान खतरे में है और उसने अपनी पावर का यूज किया है। मॉम तो फटाफट से नामसुन के पास उसे बचाने के लिए निकल जाती है। नामली के पास भी वही लड़की वो ड्रग पिल लेकर पहुंच आती है और उसे बोलती है कि इसे खा लो, तुम स्मार्ट और बहुत हैंडसम बन जाओगे, जिससे कि सब लोग तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करने लग जाएंगे। नामली जो कि अपने मोटापे से परेशान था और उससे ज्यादा कि लोग उसे हेट ना करें बल्कि उसे लाइक करें, वो उन ड्रग्स पिल्स को फिर से ले लेता है क्योंकि वो तो बस यही चाहता था कि वो सबके सामने अपने आप को स्मार्ट दिखा सके, लेकिन जानता नहीं था कि ये ड्रग पिल उसकी जान भी ले सकती है। नामसुन फिर अपनी सारी सुपरनेचुरल पावर का यूज करके उस मशीन के ऊपर ढकेल कर सीधा जंप मार के रायू के सामने आकर खड़ी हो जाती है। रायू से देखकर काफी ज्यादा शॉक हो रहा होता है। हिशी को वहीं सीनियर बॉस की बहुत चिंता हो रही होती है, लेकिन वो तो उससे ये झूठ बोलने लग जाता है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ और अब तो मैं पानी भी पीने लग गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये टोटली झूठ बोल रहा होता है क्योंकि उसने दोबारा से ड्रग्स जो ले लिए थे। वहीं दूसरी तरफ नानी और शेफ अंकल भी साथ में होते हैं, साथ में अपना अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। साथ ही नानी उन्हें होंग के बारे में बताते हुए बोलती है कि मेरी बेटी बचपन से ही बहुत ज्यादा मेहनती रही है और उसने मेरी पॉक शॉप को बहुत ही अच्छे से संभाला था और उसके साथ साथ ही उसने बहुत ही ईमानदारी और जज्बे के साथ में अपना बिजनेस बनाया और इसे यहाँ तक लेकर आई और वो लोगों की बहुत ही ज्यादा हेल्प भी करती है।
नामसुन के टेस्ट में पास होने की वजह से रायू ने भी उसे यहाँ पर काम पर रख लिया था और साथ ही वो तो उससे उसके सुपरनेचुरल पावर के बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन नामसुन उसे बहाना बनाते हुए बोलते हैं कि ये आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा और मैं बचपन से ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ। रायू भी फिर सोच में पड़ जाता है। वेल तो उसके बाद नामसुन अपने मैनेजर से बात कर रही होती है और यहाँ पर उसकी हालत काफी खराब हो गई थी क्योंकि नामसुन ने उसे बोला था कि वो इसलिए इतनी ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि वो एक दिन में 100 अंडे खाती है और इसकी भी 100 अंडे खा लिए थे और बेचारा वॉशरूम में बैठा हुआ था, जैसा कि आप देख ही सकते हो। वेल तो उसे पुलिस स्टेशन जाकर गवाही देनी थी, जिसके बदले में वो फिर नामसुन को जाने के लिए बोलता है क्योंकि उसकी हालत काफी खराब थी। पुलिस से फिर नामसुन को ये पता चलता है कि वाजा की खबर जिस आदमी ने दी थी वो आदमी मारा जा चुका है और उसका एक छोटा भाई है और उसकी फैमिली बहुत ही ज्यादा गरीब है जो कि अपनी आंटी के साथ में रहता है। उनके पास तो फ्यूनरल करने के भी पैसे नहीं है। रायू तो यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, सारा सामान फेंक रहा होता है, अपने सेक्रेटरी को काफी डांट रहा होता है क्योंकि उसे भी ये पता चल गया था कि उनकी कंपनी में एक बंदे की मौत हो गई है और अगर उसके कारण इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसके सारे कच्चे चिट्टे खुल जाएंगे और इसलिए वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन सेक्रेटरी उसे समझाता है कि उसने सारा केस अच्छे से संभाल लिया है। नामसुन भी यहाँ पर सीधा उस बंदे के घर पहुँच जाती है जो बंदा मरा था और उसके छोटे भाई को पैसे देते हुए बोलती है कि अगर तुम्हें किसी और चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना और साथ ही उसे अपना नाम भी वहाँ पे बता देती है। नेक्स्ट सीन में जब नामसुन बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही होती है, हिसिक वहाँ पहुँच जाता है और उसके साथ में होता है, साथ ही उसे बोलता है कि अब तुम्हें डुगो कंपनी में काम नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा रिस्की है और मैं नहीं चाहता कि तुम रायू के आसपास भी रहो। लेकिन नामसुन उसे समझाते हुए कहती है कि मैं इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ और इसलिए इसे बीच में नहीं छोड़ सकती, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और साथ ही दोनों में प्यारी प्यारी बातें होने लग जाती हैं जहाँ पर नामसुन उसे 143 बोलती है। लेकिन भाई इसका मतलब किसी को तो समझ में नहीं आता और अगर दोस्तों आप में से कोई 143 का मतलब चाहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका मतलब जरूर बताइएगा कि आखिर 143 का क्या मतलब होता है। वेल तो वहाँ से भागते हुए नामसुन गिर जाती है, पैर में चोट लग जाती है और हिसिक उसे अपने कंधे पे उठाकर वहाँ से लेकर जाता है। नेक्स्ट सीन में नामसुन फटाफट से रेडी शेडी होकर रायू के ऑफिस में अपने जॉब पर पहुंच जाती है जहां पर उसने एक वॉच पहनी थी जो कि उसे हिसिक ने दी थी और उसमें कैमरा और रिकॉर्डर लगा था जिससे कि हिसिक बाकी सारी चीजों पर नजर रख सके। नामसुन ने रायू की स्पेशल टीम को ज्वाइन कर लिया था और रायू भी उसे अपनी सारी क्लाइंट्स की फोटोज दिखाते हुए बोलता है कि इन्हें अच्छे से याद कर लो, ये हमारे बहुत ही पुराने कस्टमर्स हैं। नामसुन की वॉच से सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है और हिसिक भी सब कुछ देख रहा होता है। हिसिक तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जेलस होने लग जाता है क्योंकि रायू बार बार नामसुन को देख के स्माइल कर रहा था और साथ ही उसके साथ में फ्लर्टी भी हो रहा था। फिर तो रायू जब नामसुन को अपने साथ में अपनी सीक्रेट प्लेस पर गाड़ी से लेकर जा रहा था तो गाड़ी में दोनों लोग काफी मस्ती करते हैं और नामसुन की ऐसी हरकतें देख देख कर रायू भी काफी स्माइल कर रहा था और ये बात सेक्रेटरी को काफी ज्यादा अजीब लगती है क्योंकि रायू हमेशा से ही काफी सीरियस रहा है और उसका ये रूप तो सेक्रेटरी ने शायद पहली बार ही देखा था और दोस्तों ये सब कुछ नामसुन की वजह से ही हो रहा था। वेल तो उनके सीक्रेट प्लेस यानी कि हेरिटेज क्लब पहुंचते ही रायू फिर नामसुन को किम से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है कि अब से जो भी तुम्हारे काम थे सारे के सारे ये लड़की करने वाली है और इसका नाम हिलेरी खान है। और यहाँ पर दोस्तों इन्होंने नामसुन की आइडेंटिटी को छुपाया हुआ था जिससे कि भाई किम को तो काफी जेलसी होती है और रायू से ये पूछते ही कि आखिर तुम इस लड़की को यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। रायू से बोलता है कि क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उसके पास कुछ ना कुछ तो पावर है जो कि बचपन से ही है और ये किसी ड्रग या मेडिसिन की वजह से उसके पास बिल्कुल भी नहीं है और मैं ये सब कुछ जानना चाहता हूँ, मैं उसके बारे में सब पता लगाना चाहता हूँ और शायद उसे मेरे लिए ही भेजा गया है। जिसके बाद एक किम सीधा नामसुन के पास उसका लॉयल्टी टेस्ट लेने के लिए पहुंच जाती है और उसे एक ड्रिंक देती है और ये ड्रिंक पीते ही नामसुन तो बेहोश हो जाती है और यहाँ पर किम बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है, साथ ही बोलती है कि रायू भी पता नहीं किस किस को उठाकर ले आता है और ये तो हमारे लायक बिल्कुल भी नहीं है। जैसी वो वहाँ से जा रही होती है नामसुन सीधा उठ के खड़ी हो जाती है और बोलती है कि आखिर ये ड्रिंक मेरा क्या ही बिगाड़ सकती है। ये देखते ही किम बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर तो हिसिक ने भी सब कुछ वॉच की हेल्प से देख लिया होता है कि नामसुन प्रॉब्लम में है, वो तो काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसी होटल के बाहर में होता है, नामसुन की हेल्प करने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन तभी देखता है कि रायू वहाँ से सीधा बाहर आ रहा है, वो रुक जाता है। जैसे इसे पता चलता है कि नामसुन अब बिल्कुल ठीक है, वो वापस जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है।
नामसुन ने भी यहाँ पे किम को काफी ज्यादा वाइन पिला दी होती जिससे कि वो बेहोश हो जाती है और वहाँ उनके ऑफिस की सारी वीडियो वो अपनी वॉच से बना लेती है। लेकिन जैसे ही उनका आदमी वहाँ पहुँचता है वो तो ये बहाना बनाने लग जाती है कि मैं डांस कर रही हूँ और डांस करते करते वहाँ से नीचे भाग जाती है। रायु भी वहाँ से उसे खुशी खुशी जाने देता है क्योंकि उसे तो कुछ भी पता नहीं था कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। वेल तो उसके बाद वो सीधा जाके हिचे की गाड़ी में बैठ जाती है। हिचे को उसकी काफी चिंता होती है, उसे हॉस्पिटल चलने के लिए बोलता है लेकिन वो बोलती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इस भाई का काम मुझे कुछ ज्यादा ही पसंद आ रहा है और जहाँ तक मुझे लगता है कि इनकी ड्रग की सप्लाई इसी होटल से होती है। जितने भी यहाँ पे लोग हैं सबके सब ड्रग डीलर हैं और हमें उन्हें पकड़ना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ सीओ बहुत छुपते छुपाते हुए कहीं जा रहा होता है जहाँ पर उसे रायु का एक आदमी मिल जाता है और वहीं दूसरी तरफ होंग एक फोटो देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है क्योंकि दोस्तों उस फोटो में रायु के पीछे वो ब्रेड सॉन्ग को देखती है और उसे लगता है कि इनका कुछ न कुछ कनेक्शन तो जरूर है। रात के टाइम पर यहाँ पर सारी डिटेल्स निकालने के लिए ये लोग रायु के ऑफिस के नीचे पहुंचे हुए होते हैं जहाँ पर हिसी का साथी बोल रहा होता है कि नामसुन बहुत ज्यादा समझदार है, वो एकदम स्पाई की तरह ही सारा का सारा काम करेगी, कंप्यूटर लैंग्वेज को अच्छे से समझ लेगी और वहीं से सारी डिटेल्स निकाल लेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तो कुछ और ही होता है, बल्कि नामसुन ने तो एक भूत का गेटअप लिया हुआ होता है और वहाँ से डिटेल्स निकालने के बजाय वो तो कंप्यूटर को ही वहाँ से उठाकर ले जाती है। लेकिन रायु का सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर पहुँच जाता है और वो नामसुन को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसने भूत का गेटअप जो किया हुआ था। लेकिन जैसे ही उसे ये मालूम पड़ता है कि ये तो चोर है वो उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है और नामसुन भी उसे काफी परेशान कर रही होती है। वेल तो उसके बाद जैसे तैसे चकमा देकर उसे वहाँ से कंप्यूटर लेकर विंडो से सीधा जंप मार के वहाँ से भाग जाती है। वेल तो वहीं दूसरी तरफ नानी और उन शेफ अंकल का कुछ अलग ही सीन चल रहा होता है। यहाँ पर शेफ अंकल नानी को प्रपोज मार देते हैं, नानी ने भी उन्हें एक्सेप्ट कर लिया था और वहीं होंग के पास उसके फादर की कॉल आती है जो कि बहुत सालों से गायब थे और अब वो फाइनली कोरिया वापस आ रहे थे। ये सुनते ही होंग तो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। जैसे ही नामसुन जंप मारती है हिसी को उसके साथी ने उसे देख लिया होता है, वो तो काफी ज्यादा शॉक होते हैं। वेल तो भागते भागते फाइनली वो एक जगह पर जाके रुक देते हैं और नामसुन वो कंप्यूटर हिसी को पकड़ाते बोलती है कि रायु जिस इंसान के साथ में मिलकर ड्रग सप्लाई कर रहा है और जो कि इन सब के पीछे का माफिया है उसका नाम पावेल है। वहीं दूसरी तरफ सीनियर बॉस जिससे अपने आप पे कंट्रोल नहीं हो रहा होता है वो दोबारा से वही ड्रग लेने लग जाता है और यहाँ नामली ने भी वो टैबलेट ले ली होती है जो कि उसे उस लड़की ने उस दिन दी थी, जिसके साइड इफेक्ट के चक्कर में वो तो हंसने ही लग जाता है। रायु भी वहीं अपने पास के बारे में सोच रहा होता है जहाँ वो बहुत ही ज्यादा गरीब और अनाथ था और उन्हें खाना खाने के लिए भी फाइटिंग में जीतना पड़ता था। बिनबिन नाम का एक लड़का उसे फाइट में जानबूझकर हार जाता है जिससे कि रायु को खाना मिल जाए क्योंकि उसने 2 दिन से बिल्कुल भी खाना नहीं खाया था और वो उसका काफी अच्छा दोस्त भी बन जाता है वहाँ पर, जिससे कि दोस्तों ये समझ में आता है कि रायु का बचपन बहुत ही ज्यादा मुश्किलों में और दुख में बीता था। वहीं जैसे ही होंग को ये मालूम चलता है कि वाजा ने नामसुन के ऊपर जाकर उसे हमला किया था, उसे तो बहुत ज्यादा दुख होता है। ये जानकर वो सीधा वाजा से मिलने के लिए पहुंच जाती है। वाजा बोलती है कि जैसे ही आपको आपकी रियल बेटी मिली थी आपने तो मुझे अपने घर से ही निकाल दिया और यहाँ पर होंग भी उसे समझाते हुए कहती है कि वो तो हमेशा से ही उसे अपनी बेटी मानती थी, लेकिन वाजा ने हमेशा से ही सारे गलत काम किए हैं। साथ ही वांगो से वहाँ से ये बोलकर चली जाती है कि अगर तुमने अच्छे काम किए और लोगों की हेल्प की तो तुम मेरी दूसरी बेटी बन सकती हो। ये सब कुछ सुन के वाजा तो थोड़ा खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही रायु को अपने ऑफिस में चोरी का मालूम चलता है वो तो अपने गार्ड का काफी ज्यादा बुरा हाल कर देता है, उसके टांग में चाकू मार देता है और बहुत ज्यादा उसे डांटने लग जाता है और उसका शक जाता है होंग पे कि शायद ये सब कुछ कहीं होंग ने तो नहीं किया है। वहीं हिसी और उसके साथी जैसे ही रायु का कंप्यूटर चेक करते हैं वहाँ तो उन्हें कोई भी डिटेल्स नहीं मिलती, बस रायु और बिनबिन की बचपन की फोटो मिल जाती है। लेकिन इससे भी उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और इसीलिए वो फटाक से नामसुन को फोन करके बोलता है कि उन्हें जल्द से जल्द और सबूत ढूंढने होंगे। नामले भी यहाँ पर लगातार पानी पिए जा रहा था और इस ड्रग का असर उसके ऊपर भी होने लग गया था, उसकी हालत धीरे धीरे खराब होने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में वो बॉडीगार्ड भी रायु को बताने लग जाता है कि उस चोर का हुलिया बिल्कुल नामसुन की तरह था, जिससे कि रायु को तो नामसुन के ऊपर ही शक होने लग जाता है और साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि होंग की खोई हुई बेटी मिल गई है। सच का पता लगाने के लिए वो तो सीधा वाजा से जाकर मिलता है और उसे नामसुन की फोटो दिखाते हुए बोलता है कि क्या यही होंग की बेटी है। लेकिन जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि वाजा अपने आप को चेंज करना चाहती थी और इसलिए वो उससे सच छुपा लेती है और बोलती है कि वो इस लड़की को नहीं जानती।
नाम सुनने में यहाँ पर रायु के बॉडीगार्ड को शीशे में उतार लिया होता है और रायु के बारे में वो काफी सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाने लग जाती है और उसकी वॉच की हेल्प से बाकी के सब लोग भी उसे देख रहे होते हैं। वहीं अपने प्लान के अकॉर्डिंग होंग भी हिसिक के साथ में हेरिटेज क्लब में पहुंच जाती हैं क्योंकि इन्हें वहां पे बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन जो करनी थी। जैसे ही वो लोग वहाँ पर रूम में जाकर बैठते हैं तो रायु भी नामसुन को लेकर वहीं पर पहुंच जाता है। वेल तो सिचुएशन काफी ही ज्यादा ऑकवर्ड हो जाती है और नामसुन और उसकी मॉम तो एक दूसरे को देखकर काफी शॉक हो जाती हैं और उन्हें तो यही लग रहा था कि शायद रायु को उनके ऊपर शक हो गया है। सबके सब तो यहाँ पर ऐसे प्रिटेंड कर रहे होते हैं जैसे कि ये लोग पहली बार एक दूसरे को मिले हैं। हिसिक भी फिर वॉशरूम का बहाना करके वहाँ के डायरेक्टर के रूम में जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग तो उसे चाबी दे ही नहीं रहे होते हैं। जैसे तैसे ट्रिक्स करके चाबी निकाल ही लेता है और वो वहाँ पर काफी सारी छानबीन कर रहा होता है, जहाँ पर तभी रायु का आदमी पहुँच जाता है। जैसे ही वो हिसिक को देखता है फटाफट से हिसिक बहाना बनाकर वहाँ से चुपचाप निकल जाता है और होंग को भी मैसेज करके बोल देता है कि उसका काम हो गया है। होंग भी यहाँ पर रायु से सवाल कर रही होती है कि आखिरकार इतने कम टाइम में डुगो कंपनी इतनी ज्यादा फेमस कैसे हो सकती है, इतना सारा पैसा कैसे कमा सकती है, इन सब के पीछे कहीं रशियन माफिया का हाथ तो नहीं है। ये सुनते ही रायु तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है कि मैं जानता हूँ कि आप मेरी कंपनी के बारे में काफी सारा इन्वेस्टिगेशन करवा रही हैं, लेकिन फिक्र मत कीजिए क्योंकि आपको मेरे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलने वाला। और वो उसे काफी घूर कर देख रहा होता है। नामसुन भी यहाँ पर समझ आती है कि रायु को बहुत तेज गुस्सा आ रहा है और इसलिए वो होंग को शांत रहने के लिए बोलकर वहाँ से जाने के लिए बोल देती है क्योंकि वो जानती थी कि रायु अब चुप नहीं बैठने वाला। वेल तो होंग के वहाँ से जाते ही रायु बोलता है कि अब हमें इसे रास्ते से हटाना होगा और वे नामसुन से ही बोल रहा होता है, जिससे कि नामसुन काफी ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी शो नहीं करती है और अपने फेस पर एक भी शिकन नहीं आने देती है, जिससे कि रायु को शक ना हो जाए। नेक्स्ट सीन में नानी को ब्रेवरी अवार्ड मिल रहा होता है, जहाँ होंग उनकी फोटो खींच रही होती है। नानी की ये पूछ रही थी कि क्या सच में तुम्हारे डैड वापस आ रहे हैं। होंग तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि होंग के भाई ने ये न्यूज नानी को पहले ही दे दी थी। जैसे ही होंग फिर हाँ बोलती है, नानी तो अपना आपा ही खोने लग जाती है, बहुत जोर से चिल्लाती है, सारा सामान यहाँ वहाँ उठाकर फेंक रही होती है और लोग तो उसे देखकर काफी शॉक हो जाते हैं और फिर वहीं पर बेहोश हो जाती है। जैसे ही फिर नामसुन अपने घर पहुंचती है, मॉम को बहुत ज्यादा डांट रही होती है कि रायु के साथ उन्हें ऐसे बिहेव बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। लेकिन मॉम तो उल्टा नामसुन पे गुस्सा हो जाती हैं। दोनों के बीच में बहस होने लग जाती है, जहाँ डैड उन दोनों को शांत करवाते हैं और फिर होंग से सॉरी बोलते बोलती है कि नामसुन तुम फिक्र मत करो, मैं अपना ध्यान रखूंगी और कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी। जैसे यहाँ पर नानी को होश आता है, वो तो अपनी रिंग देखकर काफी ज्यादा सैड हो जाती हैं और साथ ही होंग को फोन करके बोल देती हैं कि तुम्हारे डैड को लेने के लिए मैं जाऊंगी। होंग भी वहीं ब्रेड सॉन्ग से मिलने के लिए पहुंची हुई होती है और उसे वही फोटो दिखाकर बोलती है कि रायु के साथ तुम्हारा आखिर क्या कनेक्शन है, तुम दोनों फोटो में साथ में क्या कर रहे हो। जिससे ब्रेड सॉन्ग को काफी गुस्सा आता है और अपनी सिक्योरिटी से बोलकर होंग को ही ऑफिस से बाहर निकलवा देता है। वहीं दूसरी तरफ नानी जैसे ही अपने हस्बैंड को लेने के लिए एयरपोर्ट पे पहुंचती हैं तो उनका हस्बैंड उन्हें देखकर काफी खुश हो जाता है, लेकिन नानी को काफी गुस्सा आ रहा था, वो तो उसे उठाकर सीधा दूर फेंक देती हैं। ये देखकर सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। नामसुन के डैड बॉन्ग यहाँ पर जैसे ही नामली को देखने के लिए जाते हैं तो फिर उन्हें पता चलता है वो तो बाथरूम में बेहोश पड़ा हुआ है। वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। रायु ने यहाँ पर नामसुन को अपने ऑफिस में बुलाया हुआ होता है और साथ ही उसे बोलता है कि तुम्हें मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना होगा, होंग को तुम्हें मारना होगा। ये सुनते ही नामसुन तो काफी शॉक हो जाती है। फिर रायु से बोलते हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम तो काफी ज्यादा घबरा गई हो, फिक्र मत करो, ये काम मैंने ऑलरेडी किसी को बोल के करवा दिया है। और ये सुनते ही नामसुन और भी ज्यादा शॉक हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ हम होंग को देखते हैं, जिसका काफी बुरा एक्सीडेंट हो गया था, जिसके सर से काफी ज्यादा खून आ रहा था और होंग को फिर उसी के हॉस्पिटल में ही एडमिट करवा दिया जाता है। और वहीं रायु का आदमी भी उसे कॉल करके बता देता है कि उसने होंग को मार दिया है और उसका बच पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। नामसुन भी वहीं खड़ी होकर सब कुछ सुन रही होती है, काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और रायु को बोलती है कि किसी को मारना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और रायु के ये बोलते ही लेकिन तुम तो मेरी साइड हो। तो नामसुन बोलती है कि क्या तुमने मुझे ये जॉब सिर्फ इसीलिए दी थी कि मैं लोगों को मार दूं, और अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मैं ये तुम्हारे लिए जरूर करूंगी। रायु तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फाइनली उसे यकीन हो जाता है कि नामसुन उसी की साइड में है और वो होंग की बेटी नहीं है।
फिर तो नानी भी यहाँ पर अपने हस्बैंड को लेकर हॉस्पिटल में पहुंची हुई होती हैं। जैसे ही उन्हें हॉन्ग के बारे में मालूम चलता है वो सीधा उसे मिलने के लिए पहुंच जाती हैं, लेकिन गार्ड तो उसे अंदर नहीं जाने दे रहे होते हैं और इसलिए वो हल्का सा उसे पुश करती है और गार्ड तो काफी दूर जाके गिर जाता है। हॉन्ग से मिलने के लिए वो सीधा अंदर ही पहुंच जाती है। हॉन्ग की हालत देखकर वो बहुत ज्यादा रोते हुए बोलती है कि मैं उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी जिन्होंने तुम्हारा ये हाल किया है। वेल तो उसी टाइम पर उनके पास हॉन्ग की कॉल आ जाती है, जिसे देखते हुए काफी शॉक हो जाती है और हॉन्ग फिर उनसे बोलती है कि फिलहाल के लिए वो ये रोना धोना बंद कर दे क्योंकि हॉन्ग बिल्कुल ठीक है। वहीं दूसरी तरफ नामसुन को दिखाया जाता है और वो कुछ सोच रही होती है, जिससे कैसे हमें ये पता चलता है कि ये सब कुछ तो नामसुन और उसकी मॉम यानी हॉन्ग का प्लान था, क्योंकि वो रायू को बेवकूफ बनाना चाहते थे और ऐसा हो भी जाता है। और जैसे ही नामसुन देखती है अपनी मॉम का मैसेज कि वो बिल्कुल ठीक है, काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वही नानी के पूछते ही कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है, तो हॉन्ग उन्हें बताने लग जाती है कि मुझे एक आदमी मारना चाहता है और इसलिए मुझे सारा नाटक रचना पड़ा। वहीं फिर ये भी पता चलता है कि हॉन्ग को पहले ही मालूम चल गया था कि एक गाड़ी उसके पीछे पड़ी है जो कि उसे मारना चाहती है और इसलिए उसने हिशिक को कॉल करके सारी सीसीटीवी फुटेज भेज दी थी और यहाँ तक कि सारे सबूत भी उसने भेज दिए थे। और तो और उसने स्टीयरिंग के आगे अपनी एक बलून लगा लिया था, जिससे कि उसका एक्सीडेंट तो हुआ था लेकिन उसे बिल्कुल भी चोट नहीं आई थी और लोगों को लग रहा था कि हॉन्ग मर गई है। सब कुछ हॉन्ग के प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा था और उसके बोलने पर उसके सेक्रेटरी ने ये न्यूज़ छपवा दी थी कि हॉन्ग अभी हॉस्पिटल में है और इसलिए उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो कुछ दिन तक काम नहीं कर पाएगी। वहीं दूसरी तरफ हिशिक, जिसने की हेरिटेज क्लब में वो सीक्रेट रिकॉर्डर लगा दिया था, किम की सारी बातें सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि ये लोग सबसे पहले लोगों को ड्रग्स की लत लगवाते हैं और फिर उसके बाद उसी का एंटीडोट देकर उनसे बहुत सारे पैसे वसूल कर लेते हैं। वहीं जैसे ही नामसुन रायू के ऑफिस में पहुंचती है, देखती है कि रायू तो अपना एनर्जी ड्रिंक पी रहा होता है और रायू भी फिर उसे बोलता है कि अगर हम इतने अच्छे दोस्त बन ही गए हैं तो हमें साथ में डिनर पर चलना चाहिए। हिसिक और उसका साथी भी ये सब कुछ देख रहे होते हैं और हिसिक को तो काफी ज्यादा जलन हो रही होती है क्योंकि रायू ने नामसुन के शोल्डर पे हाथ जो रखा हुआ था और उसे काफी जलन हो रही होती है। वो भी समझ आता है कि रायू को शायद नामसुन काफी पसंद आ गई है। वहीं हॉन्ग और उसका भाई भी अपने डैड से मिलते हैं, जिनकी हालत नानी ने कुछ ज्यादा ही खराब करके रखी हुई होती है और हॉन्ग का भाई तो ये देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो रहा होता है और रो रहा होता है। नानी ने भी यहाँ पर शेफ अंकल को सारी बातें और सारी सिचुएशन बता दी होती है, जहाँ शेफ अंकल कहते हैं कि तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा मैं उसमें तुम्हारे साथ हूँ। रायू और नामसुन जब खाना खा रहे होते हैं तो रायू के ये बोलते हैं कि मुझे तुमसे जेलसी होती है कि तुम्हारे पास इतनी सारी पावर है और तुम इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो और प्लस तुम्हारी परवरिश तुम्हारे पेरेंट्स ने की है। नामसुन जब उससे पूछते कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं, तो रायू बोलता है कि मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। जब मैं 5 साल का था तब मुझे रशिया भेज दिया गया था। और दोस्तों उनकी ये सारी बातें हिसिक और उसके साथी भी सुन रहे होते हैं और यहाँ पर रायू इतना ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है कि वो लोग तो हिसिक के सामने ही रायू की तारीफ करने लग जाते हैं और यहाँ हिसिक को और ज्यादा जलन होने लग जाती है क्योंकि वो लोग बोल रहे थे कि रायू और नामसुन की जोड़ी वैसे काफी अच्छी लगती है। वेल तो वही सीनियर बॉस की हालत कुछ ज्यादा ही खराब होती जा रही थी और उसे पानी की तलब इतनी ज्यादा लग रही थी कि वो तो समंदर के अंदर ही घुसने लग जाता है। वहाँ पर बैठे कुछ लोगों को लगता है कि शायद वो मरने के लिए जा रहा है, वो तो उसे बचाने के लिए ही जाने लग जाते हैं, जिससे वो उसे यहाँ वहाँ उठाकर फेंक रहा होता है। और जैसे ही वो लोग उसे उठाकर बाहर लेकर आते हैं तो वो दिखाता है कि वो भी एक पुलिस ऑफिसर है और ये बोलकर वहाँ से निकल जाता है। वापसी के टाइम रायू नामसुन से बोलता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जैसे ही फिर रायू उसे वहाँ पर छोड़कर जाता है, नामसुन तो सीधा उसके घर में पहुँचते ही सारे खाने पीने की चीजें ढूंढने लग जाती हैं, जो भी उसे मिलता है सब कुछ खा लेती है। इसके बाद थककर सो जाती है और जैसे ही हिशिक आता है घर, वो नामसुन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और देखता है उसकी फेस पे कुछ लगा हुआ है, जैसे उसे हटाने जा रहा होता है। नामसुन तो फटाक से ही उसे किस कर लेती है। हिशिक उसे ये बोलते हुए दूर हट जाता है कि तुम्हारे फेस पे कुछ लगा था और मेरा कोई भी गलत इरादा नहीं था। तो नामसुन बोलती है कि हम बहुत अच्छे से जानती हूँ। वेल तो जब हिसिक खाना खा रहा होता है तो नामसुन उसे घूर घूर कर देख रही होती है और हिसिक के पूछते ही कि क्या तुम्हें भी एक बाइट चाहिए। नामसुन हाँ बोलती है तो वो तो फिर सीधा ही उसे किस कर लेता है। नामसुन बोलती है बाइट वैसे काफी स्वीट थी। वहीं दूसरी तरफ ब्रेड सॉन्ग भी हॉन्ग से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचा हुआ होता है, लेकिन उसे देखते ही वो समझ आता है कि ये तो हॉन्ग की बॉडी है ही नहीं और बाहर जाकर अपने सेक्रेटरी को बोलता है कि वो हॉन्ग नहीं थी। और सेक्रेटरी के ये पूछते ही कि आखिरकार आपको ये बात कैसे पता, तो बोलता है जिस भी लेडी को मैं एक बार देख लेता हूँ तो मैं उसे दोबारा कभी नहीं बोलता हूँ और वो हॉन्ग नहीं है।
नेक्स्ट सीन में नामसुन के डैड हिशिक से जाके मिलते हैं और उसे नामली की वही टैबलेट देते हुए बोलते हैं कि जब से मेरा बेटा ये खा रहा है उसे बहुत ही अजीब अजीब सी चीजें हो रही हैं और वो भूख तो उसे लगती नहीं, उसे पानी ही पिए जा रहा है। तो हिशिक फिर उस टैबलेट को लैब में रिसर्च के लिए भेज देता है। तो वही अपने प्लान के अकॉर्डिंग नामसुन उस ट्रक में घुस जाती है जिसमें ड्रग्स वाला बॉक्स छुपा कर रखा हुआ था। हिशिक भी बीच रास्ते में इस ट्रक को रोक लेता है जिसने की लड़की का गेटअप किया हुआ था और उसके ड्राइवर को ये बोलकर वहां से ले जाता है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है, प्लीज आप इसे ठीक कर दीजिए। मौका पाते ही हिशिक का साथ ही फिर उस ट्रक को खोल देता है जिसमें से नामसुन उसके ऊपर जैकेट फेंक कर वहां से भाग जाती है और जैसे ही वो जैकेट लाकर उसे फाड़ कर देखते तो उसमें से कुछ फर निकलते हैं और उन्हें पानी में डालते वो पाउडर में बदल जाते हैं, जिसका साफ मतलब यही था दोस्तों कि इसमें ड्रग्स थे और ये लोग इसी तरह से इनकी ड्रग्स की सप्लाई करते थे जैकेट्स में छुपाकर और काफी अलग अलग तरीकों से बनाकर। हिशिक के पास भी फिर कॉल आती है और उसे पता चल जाता है कि नामली जो कैप्सूल ले रहा है वो वही वाला ड्रग है और ये बात वो फटाफट से नामसुन की मॉम यानी होंग को बता देता है। ये सुनते ही होंग तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है, उसे तो चक्कर ही आने लग जाते हैं। वहीं जैसे ही नामसुन को पता चलता है रायू उसे ढूंढ रहा है, फटाफट से भागते हुए वो तो उसके ऑफिस में पहुंच जाती है और यहाँ पर रायू से काफी ज्यादा करीब आ जाता है और बोलता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, क्या तुम मेरे साथ बाहर कहीं घूमने चलना चाहोगी। और ऐसा तो दोस्तों तभी होता है ना जब कोई किसी को लाइक करता है और ये जानकर तो नामसुन और भी ज्यादा शॉक हो जाती है। और फिर उसी टाइम पर नामसुन के पास मॉम की कॉल आ जाती है और होंग फिर उसे नामली के ड्रग्स के बारे में बता देती है। ये सुनते ही नामसुन तो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और रायू से बहाना बोलकर वहां से तुरंत भाग जाती है और रायू भी सोच रहा होता है कि आखिरकार अब इसको क्या हो गया। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही हिशिक अपने सीनियर बॉस से मिलने के लिए जाता है वो देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वो जमीन पर पड़े हुए थे और दोस्तों उनकी मौत हो चुकी थी और ये देखकर वो बहुत ज्यादा रोने लग जाता है और अपनी टीम को भी बता देता है। सब लोग बहुत ज्यादा दुखी होते हैं लेकिन उसी टाइम पर उसे एक मैसेज मिलता है जो कि उसके बॉस ने ही किया था और इसमें लिखा हुआ था तुम्हारे लिए बुक शेल्फ के अंदर कुछ है। और जैसे वो बुक खोल के देखता है तो दोस्तों उसमें बहुत ही सारे सबूत होते हैं जो कि सीनियर बॉस ने मरने से पहले हिशिक के लिए रख दिए थे क्योंकि वो जानता था कि जिस ड्रग का शिकार वो हो चुका है उससे बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। होंग भी वहाँ भागते हुए सीधा अपने बेटे से मिलने के लिए जाती है और नामसुन भी वहाँ पर पहुँच जाती है। सबके सब बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं लेकिन बॉन्ग को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। लेकिन जैसे ही होंग उसे नामली के लिए हुए उस ड्रग के बारे में बताती है वो भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। हिशिक भी फिर नामसुन को कॉल करके बता देता है कि उसके सीनियर बॉस की डेथ हो चुकी है और वो उसके भाई के बारे में जानता है और साथ ही बोलता है कि वो लोगों से बिल्कुल भी पानी ना पीने दे। नामली को भी हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा दिया जाता है जहां डैड उसकी हालत देखकर बोलते हैं कि मैं उस आदमी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ पर बॉन्ग और होंग के बीच में तो यहाँ पर बहस ही होने लग जाती है कि उन्होंने अपनी बच्चों की परवरिश में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और डैड फिर यहाँ से गुस्सा होकर चले जाते हैं। तो होंग फिर नामसुन को डैड के पीछे जाकर उनका ध्यान रखने के लिए बोलती है। नामली को भी यहाँ पर होश आ जाता है जो कि उठते ही पानी मांगने लग जाता है लेकिन होंग उसे पानी देने से साफ साफ इनकार कर रही होती है जिससे कि नामली काफी गुस्सा हो जाता है और पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। होंग यहाँ पर अपनी पावर का यूज करती है और अपने बेटे को कंट्रोल में लेकर आती है जहाँ नामली काफी रोते हुए बोलता है कि मॉम प्लीज मुझे बचा लीजिए। रायू भी यहाँ पर नामसुन को काफी मिस कर रहा होता है, उसे कॉल करता लेकिन वो तो उसका फोन ही नहीं उठाती और उसी टाइम पर उसके पास एक लेडी की कॉल आ जाती है जो कि उसे बहुत ज्यादा डांटने लग जाती है। साथ ही बोलती है कि सामान में से एक जैकेट गायब है जो कि तुम्हारी डोगो कंपनी में से आए हुए सामान से ही गायब हुई है और इसकी कीमत तुम जानते ही हो जो कि अगर नहीं मिली तो तुम्हारे साथ काफी बुरा होने वाला है। वो लेडी बार बार रायू को एंटोन कहकर बुला रही होती है और रायू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फोन काटते हुए बोलता है कि क्या अभी भी मुझे 10 साल का बच्चा समझ रही है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि छोटा रायू अपने दोस्त बिन बिन के साथ में जंगल में भाग रहा होता है और साथ ही बोलते हैं कि बड़े होकर हम लोग इनसे बदला जरूर लेंगे। जैसे ही फिर वो उस ट्रक ड्राइवर को बुलाकर सब कुछ पूछ रहा होता है वो ड्राइवर उसे कहता है कि मेरे सामने अचानक से एक लड़की आ गई थी जिसकी मैंने हेल्प की थी और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं मालूम। गुस्से में आके रायू तो उसे बहुत ही ज्यादा मारता है। नेक्स्ट सीन में होंग के न्यूज चैनल में सेक्रेटरी सबको बता देती है कि कोरिया में ड्रग सप्लाई हो रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और ये छुपा छुपा कर ड्रग सप्लाई किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हिशिक ने भी हेसिटेट क्लब में जाकर रायू के आदमी को सबूतों के साथ पकड़ लिया होता है और साथ ही वो डायरेक्टर किम को वार्न करके चला जाता है कि अगली बारी उसकी ही होगी। किम तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है, फटाफट उस लेडी को कॉल करती है जिसने नामली को वो दवाइयाँ दी थी और दोस्तों उसका नाम है तेरी।
तेरी को भी वो छुपने के लिए बोलती है क्योंकि अब पुलिस उनके पीछे जो पड़ चुकी थी फटाक से वो रायु के ऑफिस में जाती है। वहाँ जाते ही वो उसे बता देती है कि रायु का राइट हैंड यानी कि उसका स्पेशल आदमी पकड़ा गया है। होंग के साथ उस दिन जो लड़का आया था वो कोई और नहीं बल्कि डिटेक्टिव है। साथ ही वो तो उसे होंगसू के चैनल वाली न्यूज भी दिखा देती है कि उन्होंने सबको बता दिया है कि कोरिया में ड्रग सप्लाई हो रहा है। सब कुछ जाने के बाद तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। साथ ही वो ये भी समझ आता है कि उस ड्रग वाली जैकेट को चुराने के पीछे किसी और का नहीं बल्कि होंग का ही हाथ है और इसलिए वो उसे जल्द से जल्द मरवाने के लिए बोल देता है। वहीं दूसरी तरफ ब्रेड सॉन्ग एक लेडी के साथ में बैठा हुआ होता है जो कि इसे बोल रही होती है कि डुगो कंपनी को तुम धोखा दे रहे हो और अगर उन्हें पता चल गया तो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन ब्रैड सॉन्ग फिर बोलता है कि फिक्र मत करो, मैं सब कुछ अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही कर रहा हूँ। और साथ ही उसे होंग की फोटो दिखा के वो उसके बारे में पूछने लग जाता है कि क्या आप इसे जानती हैं। होंग ने भी यहाँ पर नामिन के फोन से तेरी को मिलने के लिए बुलाया था और वो उसे बहुत सारे पैसे देकर उससे एंटीडोट ले लेती है और तेरी उसे बोलती है कि इसे आप पानी में मिलाकर पिला दो और आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वेल तो फिर फटाक से भागते हुए हम हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं और नामलिन को वो एंटीडोट पिला देती है जिससे कि वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है, जिससे कि फाइनली सब चैन की सांस लेते हैं। और यहाँ बोंग और होंग एक दूसरे को सॉरी भी बोलते हैं। होंग भी फिर समझ आती है कि आखिर रायु के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आता है। वो लोगों को ड्रग की लत लगवाकर उसका एंटीडोट बेचता था जो कि ड्रग से 100 गुना महंगा था। नेक्स्ट सीन में रायु वही ड्रग ले रहा होता है और काफी अजीब अजीब सी हरकतें करने लग जाता है। उसकी सारी विंग्स चमकने लग गई थी और यहाँ पर नामसुन भी उसके ऑफिस में सीधा ही एंट्री मार देती है। ड्रग के कारण रायु की नसें फूल चुकी थी और नामसुन उसे इस हालत में देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती, शॉक हो जाती है और वो उसे अपने नजदीक आने से रोक देता है और फिर उसी टाइम पर उसके पास कॉल आ जाता है और वहाँ से वो चला जाता है। रायु को एक रशियन आदमी मिलने के लिए आया था जो कि उसे ड्रग का एंटीडोट मांग रहा था और यहाँ रायु को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो तो उसके ऊपर अटैक कर देता है जिससे कि उसकी वही मौत हो जाती है। वही दूसरी तरफ जैसे ही हिशिक अपने पुलिस स्टेशन में जाता है तो उसे ये पता लगता है कि रायु के जिस आदमी को उसने अरेस्ट किया था उसने सुसाइड कर लिया है। लेकिन हिशिक जानता था कि उसका मर्डर हुआ है और शायद उसके वकील ने ही उसे मारा था। नामसुन भी यहाँ पर रायु के ऑफिस में होती है जहाँ पर रायु आते ही सबसे पहले वो एंटीडोट पीता है और उसके बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और नामसुन से लंच पे चलने के लिए बोलता है। नामसुन के पूछते ही कि अभी तो तुम्हारा मूड काफी खराब था। रायु से बोलता है कि हाँ फिलहाल तो मेरा मूड काफी अच्छा हो गया है क्योंकि मेरा अटका हुआ काम जो पूरा हो गया है और अब मुझे बस होंग को मरवाना है। और ये सुनते ही नामसुन तो काफी शॉक हो जाती है। फिर तो वहीं दूसरी तरफ जैसे ही किम होंग को मारने के लिए हॉस्पिटल में पहुंचती है तो वो लेडी अचानक से खड़ी हो जाती है और ये देख के तो किम काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि वो लेडी कोई और नहीं बल्कि पुलिस इंस्पेक्टर थी। दोनों के बीच में फाइट होती है लेकिन यहाँ पर वो किम उस लेडी के ऊपर भारी पड़ रही होती है जहाँ पर तभी होंग भी पहुँच आती है और किम को मारते हुए बोलती है कि रायु से बोल देना कि मैं अभी जिंदा हूँ। रायु और नामसुन भी यहाँ लंच कर रहे होते हैं। रायु के पूछते ही कि वैसे तुम्हारी जिंदगी में दोस्त का मतलब क्या होता है। नामसुन बोलती है जो हमारे सीक्रेट को सीक्रेट रख सके। और ये सुनते ही रायु तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि तुम्हारे आने के बाद मेरी जिंदगी में दोस्ती के साथ साथ प्यार भी आ गया। और उसी टाइम पर उसके पास कॉल आता है और उसे ये पता चलता है कि होंग तो अभी भी जिंदा है। बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और साथ ही नामसुन को बोलता है कि मैं होंग को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नामसुन के ये पूछते ही कि अब तुम्हारा अगला प्लान क्या होगा तो रायु बोलता है कि मैं होंग के साथ साथ उसकी पूरी फैमिली को मरवा दूंगा, बस एक बार मुझे उसकी खोई हुई बेटी के बारे में पता चल जाए। वहीं होंग भी हिसिक को कॉल करके बता देती है कि उसने तेही को जो पैसों वाला बैग दिया था उसमें उसने ऑलरेडी ट्रैकर फिट कर दिया है और उसी की हेल्प से हिसिक फटाफट से तेही को पकड़ लेता है जो कि बस कोरिया छोड़कर जाने ही वाली थी। जैसे ही नामसुन फिर हिशिक से मिलती है वो उसे सब कुछ सच बताने लग जाती है कि आखिर रायु का प्लान क्या है। वो उसकी मॉम के साथ साथ उसकी पूरी फैमिली को मरवाना चाहता है। और ये सुनते ही हिशिक भी काफी शॉक हो जाता है। नामसुन को अपने घर में रहने के लिए बोलता है क्योंकि ऐसे तो नामसुन की जान को खतरा हो सकता है। वहीं होंग को भी ये खबर लग गई थी कि रायु उसकी फैमिली के पीछे पड़ा है और इसलिए वो फटाफट से अपने हस्बैंड और अपने बेटे के पास में बहुत सारे बॉडीगार्ड्स को भेज देती है जिन्हें देखते ही पहले तो वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन उसके बाद होंग उन्हें फोन करके सावधान रहने के लिए बोलती है कि उनकी फैमिली पे बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। और साथ ही वो अपने बेटे नामिन को भी बोलती है कि तुम ऐसी बहुत अच्छे लगते हो और इसलिए जितना खाना चाहो खा सकते हो। नामिन तो सुनकर काफी खुश हो जाता है।
नेक्स्ट सीन में हिशिक तेही के साथ में डील करने लग जाता है कि अगर उसने उसकी हेल्प की वो फिर उसकी सजा को कम करवा सकता है, और यहाँ तेही भी उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है और उन सब लोगों की लिस्ट लाने के लिए उसे बोलती है जो कि उसके साथ इस ड्रग डीलिंग केस में इन्वॉल्व थे। वहीं दूसरी तरफ नामसुन ने भी हिशिक के घर में बहुत सारा खाना बना के रखा हुआ होता है। साथ ही जैसे ही वो हिशिक को कॉल करके बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, तो बाकी के उसके टीममेट भी सुन लेते हैं, जिससे कि वो लोग तो उसे ही टीज करने लग जाते हैं और ये बोलते हैं कि क्या तुम सच में नामसुन के साथ लिविंग में रह रहे हो, और साथ ही बोलते हैं कि हमें भी भाभी के हाथ का खाना खाना है। वेल तो नेक्स्ट सीन में सबके सब हिशिक के घर पहुंच जाते हैं और नामसुन का बनाया हुआ खाना ठूस ठूस कर खा रहे होते हैं। लेकिन फिर जैसे ही उन्हें ये रियलाइज होता है कि अरे खाने में तो नमक बहुत ज्यादा है, सबका ही मूड खराब हो जाता है। लेकिन हिशिक तो बड़े चाव से खाना खा रहा होता है, जिससे कि बाकी सब भी समझ आते हैं कि ये तो प्यार में पूरा पागल ही हो गया है। नेक्स्ट सीन में जब रायू और नामसुन साथ में होते हैं तो रायू से बोलता है कि मैं तुम्हारा भरोसा जीतना चाहता हूँ, बताओ तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। नामसुन के ये बोलती है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ, तो रायू उससे बोलता है कि ठीक है, जो भी पूछना है तो पूछ लो। तो नामसुन बोलती है कि डूको कंपनी में लैब और रिसर्च का आखिर क्या काम है, जबकि हमारा काम तो सामान को एक्सपोर्ट करना है। रायू बोलता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें जल्दी सब कुछ बता दूंगा। वही दूसरी तरफ हॉन्ग को रास्ते में जाते हुए जब एक आदमी फॉलो कर रहा होता है, वो तो फटाक से उसे पकड़ लेती है, जिससे पता चलता है कि वो तो रेड सॉन्ग का आदमी है। रेड सॉन्ग भी वहाँ पर उससे मिलने पहुँचाता है और बोलता है कि वैसे तो तुम मेरे टाइप की नहीं हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे बहुत लाइक करती हो और इसीलिए ही तुमने अपने एक्सीडेंट का झूठा नाटक किया था ताकि तुम मुझे सिंपैथी ले सको। हॉन्ग को तो काफी गुस्सा आने लग जाता है, बोलती है मैं तो बस रायू के बारे में जानना चाहती थी कि आखिर तुम उसकी फोटो में क्या कर रहे थे। रेड सॉन्ग के ये बोलते ही कि तुम्हें जो कुछ भी जानना है मैं तुम्हारी उसमें हेल्प करूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे डेट करना पड़ेगा। हॉन्ग को तो काफी गुस्सा आने लग जाता है उसके ऊपर। यहाँ हिसी के साथ साथ उसके बाकी साथी को भी चिंता हो रही थी कि आखिर वो ड्रग वाली जैकेट कहाँ छुपाए। वेल तो फिर हिसी के दिमाग की बत्ती जलती है और नेक्स्ट सीन में हम हॉन्ग की ऑफिस को देखते हैं, जहाँ पर लोग उस बड़ी सी जैकेट को देखकर डर रहे थे और दोस्त इसमें कोई और नहीं बल्कि हिसी को था, जो कि बहुत ज्यादा फनी लग रहा था। और इसे देख कर तो हॉन्ग भी काफी ज्यादा डर गई थी और वो जैकेट को वहीं पर सेफली रख देता है। वहीं हॉन्ग की सेक्रेटरी को भी रायू ने किडनैप करवा लिया होता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। ये सब कुछ सोच कर जैसे वो नामसुन का घर छोड़ता है, अपने आप से बोलने लग जाता है कि पावेल को हराने के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। वहीं जैसे ही नामसुन घर पहुंचती है, देखती है हिसिक तो सो रहा होता है बेचारा थक के, और वो भी सोफे पे, और इसलिए वो अपनी पावर का यूज करती है और इसे उठाकर सीधा रूम में जाकर सुला देती है। लेकिन हिसिक यहाँ पर जाग जाता है और उसे किस कर लेता है। दोनों ही फिर साथ में बहुत सारी बातें करते हैं और इसके बाद बातें करते करते ही सो जाते हैं। हॉन्ग जो कि अपनी सेक्रेटरी का वेट कर रही होती है, उसके पास उसके सेक्रेटरी का फेक मैसेज आता है जो कि रायू के आदमी ने ही उसको भेजा था, जिसमें लिखा हुआ था कि मैं बहुत बीमार हो गई हूँ और इसलिए मैं आज वहाँ पे नहीं आ पाऊंगी। ये देखते ही हॉन्ग को बहुत ज्यादा अजीब लगता है, जिसके बाद ही वो लाइव ब्रॉडकास्ट करने के लिए बोल देती है और उसमें ड्रग्स का सारा खुलासा हो जाता है और ये भी बता दिया जाता है कि डोगो कंपनी ड्रग्स बेचती है। ये सब कुछ रायू भी देख रहा होता है और वो अपनी सेक्रेटरी को बोलता है कि हमें जल्द से जल्द इस न्यूज को फेक न्यूज साबित करना होगा, वरना हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट सीन में जब नामसुन रायू के साथ में होती है तो रायू के बाहर जाते ही बहुत ही अजीब अजीब सी एक्टिंग करने लग जाती है, जिससे कि कैमरा में ये कैप्चर ना हो जाए कि वो रायू का सीक्रेट फोन चुरा रही है, जिसमें की सारी डिटेल्स थी। वेल तो फिर वो सीक्रेट फोन का सारा डेटा एक पेन ड्राइव में कॉपी कर लेती है, फटाफट से जाके वो फोन वापस से रायू के ऑफिस में रख देती है। रायू भी वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे हाय बोलती है। रायू फिर अपने साथ में नामसुन को अपनी रिसर्च लैब में लेकर जाता है उस लेडी से मिलवाने के लिए, और दोस्तों इस लेडी का नाम व्योम है, जिसकी सारी खबर नामसुन ने पहले ही हिशी के पास में उस पेन ड्राइव के जरिए भेज दी थी और हिशी को भी इस बारे में सब कुछ पता लग जाता है। नामसुन तो वहाँ से बहाना बनाकर भाग जाती है। व्योम के ये पूछते ही कि आखिर ये लड़की कौन है और इसे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। रायू बोलता है कि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा खास है, तो व्योम हंसने लग जाती है। व्योम के ये बोलते ही कि वो एंटीडोट तो तुम्हें पावेल को देना ही होगा, लेकिन रायू बोलता है कि वो एंटीडोट मैंने बनाया है, मेरा है, और इसलिए मैं उसे नहीं दूंगा। तो व्योम उसे वार्न करने लग जाती है कि जैसे पावेल ने मेरी एक आंख ली है, हो सकता है कि तुम्हारी दोनों आंखें ले ले। रायू बोलता है कि जो भी होगा ना देखा जाएगा। उसके बाद ही वो उसे बिन बिन के बारे में पूछता है, लेकिन व्योम उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं बताती। नामसुन भी यहाँ पर रिसर्च लैब के पास पहुँच गई थी। वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था सब उसने अपनी वॉच में कैप्चर कर लिया होता है, जिसे हिसिक भी देख लेता है।
जैसे ही फिर रायू नामसुन को घर छोड़ने के लिए जाता है, बोलता है वो लैब ही मेरे लिए सब कुछ है और आज मैं तुम्हें वहाँ पर ले गया हूँ। और नामसुन के ये बोलते ही कि क्या फियोम एक बहुत ही बुरी लेडी है, रशियन माफिया से मिली हुई है। तो रायू उसे हाँ बोलता है और साथ ही बोलता है कि फिलहाल तुम इन सब चीजों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वही नेक्स्ट सीन में रायू के कुछ लोगों ने नानी को भी किडनैप कर लिया होता है, लेकिन वो तो जानते ही नहीं थे कि नानी आखिर कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। वो उनको काफी अच्छे से मजे चखाती है, यहाँ वहाँ उठाकर फेंक रही होती है और सबकी हालत काफी बुरी कर देती है। साथ ही अपनी गाड़ी में बैठकर होंग पर काफी गुस्सा हो रही होती है कि आखिर इस लड़की ने किन लोगों से पंगा ले लिया है। तो वहीं शेफ अंकल भी नानी के हस्बैंड से मिलने के लिए हॉस्पिटल में गए हुए होते हैं और साथ ही जाकर सीधा उनसे बोलते हैं कि नानी उनकी गर्लफ्रेंड है। लेकिन यहाँ नानी के हस्बैंड तो काफी गुस्सा हो जाते हैं, दोनों के बीच में लड़ाई होने लग जाती हैं और वहाँ से वो सीधा रेडी शेडी होकर नानी से मिलने के लिए जाते हैं, उन्हें प्रपोज कर देते हैं और नानी भी यहाँ मान जाती, काफी ज्यादा खुश हो जाती है। रायू ने भी अपने आदमियों को होंग की बेटी यानी कि नामसुन का पता लगाने के लिए भेजा हुआ था और उसमें से एक आदमी ने नामसुन की वो बिल्डिंग वाली फोटो देख ली होती है जिसमें उसने काफी सारे लोगों की जान आग से बचाई थी। फटाक से वो फोटो रायू को भेज देता है और साथ ही रायू ने उस लड़के के छोटे भाई को भी बुलाया हुआ था जिसकी हेल्प नामसुन कर रही थी। नामसुन की फोटो वो उसे दिखाते हुए पूछता है कि क्या इसका नाम नामसुन है, तो यहाँ वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है जब वो लड़का हाँ बोलता है और इसे तो रायू का पूरी तरह से टूट जाता है, यानी कि जिसे वो इतने टाइम से दैट्स समझ रहा था वो नामसुन है और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। नामसुन की फोटो देखकर बोलता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया और बहुत ही ज्यादा रोने लग जाता है क्योंकि वो सच में नामसुन से प्यार जो करने लग गया था। तो वहीं होंग की सेक्रेटरी भी होंग के पास पहुंचकर बहुत ज्यादा रो रही होती है, उसे सारी की सारी रायू की सच्चाई बता देती है कि रायू ने उसे ब्लैकमेल करते हुए कहा है कि अगर उसने होंग को धोखा नहीं दिया तो वो उसकी बहन जो कि यूएस में रह रही है उसे मरवा देगा। लेकिन यहाँ पे होंग उसे प्रॉमिस करती है कि तुम्हारी बहन को कुछ भी नहीं होगा और यहाँ पे सेक्रेटरी भी उसका पूरा साथ दे रही है और होंग को धोखा नहीं देती। यहाँ नामसुन और उसका भाई भी अपने डैड को ढूंढ रहे होते हैं जो कि उन्हें कहीं मिलते ही नहीं हैं और फिर नामसुन अपने सुपरनैचुरल पावर से अपने डैड को दूर से देख लेती हैं कि अरे वो तो पार्क में एक्सरसाइज कर रहे हैं। और होंग के पास भी वोंग का कॉल आता है जो कि इसे बहुत ज्यादा डांटने लग जाती है कि आखिर तुम बाहर ऐसे क्यों घूम रहे हो, जानते नहीं हो क्या हम सबकी जान को खतरा है। और नामसुन और उसका भाई भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और अपने डैड को वहाँ से ले जाते हैं। वही राय को भी ये पता लग गया था कि होंग की सेक्रेटरी और नामसुन उन दोनों ने ही मिलकर उसे धोखा दिया है और उसकी बात नहीं सुनी है। राय को काफी गुस्सा आता है और बोलता है कि अच्छा इसीलिए पावेल किसी को भी सेकंड मौका नहीं देता है और जो भी उसे धोखा देता है उसी टाइम उसे मार देता है और इसलिए मुझे भी होंग की सेक्रेटरी और नामसुन को पहले ही मार देना चाहिए था। और वह नामसुन के साथ बिताए गए सारे मोमेंट्स को याद कर करके बहुत ज्यादा दुखी हो रहा होता है, उसकी आंखों में आंसू भी होते हैं क्योंकि उसने सच में नामसुन पे बहुत ज्यादा भरोसा किया था और यहाँ तक कि वो तो उससे प्यार भी करने लग गया था। रायू फिर मीडिया के सामने जाता है और एक जैकेट उन्हें खोलकर दिखाते हुए कहता है कि इसमें तो सिर्फ कॉटन ही है और कोई भी ड्रग्स नहीं है। और यहाँ तक कि होंग तो जानबूझकर उसे फंसाने की कोशिश कर रही है क्योंकि वो उसकी डोगो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे नहीं करने दिया। वो मुझसे बदला लेना चाहती है इसलिए झूठी अफवाहें फैला रही है। तो फिर सब कुछ जाने के बाद नामसुन भी हिशिक को कॉल करके बोलती है कि मैंने जो तुम्हें उसकी लैब रिसर्च की फोटो भेजी थी फटाफट से उसे वायरल कर दो जिससे सबको उसकी असलियत के बारे में मालूम चल जाए। हिशिक भी बिल्कुल वैसा ही करता है, रायू के लैब के वीडियो को वायरल कर देता है। वही दूसरी तरफ तेही जिसने हिशिक की बात मान ली होती है वो भी डायरेक्टर किम के साथ में बैठी हुई होती है और उसे बहुत सारी ड्रिंक पिला देती है और सारे के सारे वीआईपी कस्टमर की लिस्ट निकालकर हिशिक को भेज देती है। यहाँ पर होंग भी अपनी पूरी फैमिली को पिकनिक करवाने के लिए अपने बुसान वाले घर में लेकर आई हुई होती है। नामसुन भी उसके साथ में होती है जो कि अपनी मंगोलिया वाले मॉम को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और यही उसके लिए सरप्राइज रखा गया था। डैड भी उन्हें थैंक्स बोलते हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक उसकी बेटी का इतना अच्छे से ख्याल जो रखा था, उसे पाल पोष कर बड़ा और जिम्मेदार जो बनाया था। तो नामसुन अपनी मॉम को अपनी बॉयफ्रेंड यानी कि हिसी के बारे में बता देती है जिससे कि वो भी काफी खुश होते हुए बोलती है तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो काफी ज्यादा हैंडसम है। और फिर नामसुन और उसकी मॉम सबके सामने मंगोलिया वाला डांस करके दिखाते हैं। ये लोग यहाँ पर काफी ज्यादा मस्ती कर रहे होते हैं। रायू भी यहाँ पर नामसुन की लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो उसे मिलती नहीं, उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, बोलता है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा। नामसुन भी यहाँ पर जब हिसी को कॉल कर रही होती है तो वो उसका कॉल नहीं उठाता और ये पता चलता है कि हिशिक और साथ ही उसके साथियों को जेल में बंद कर दिया गया है। लेकिन उसके बाद भी सब लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और जेल में ही एंजॉय करने लग जाते हैं। और वहीं
हॉन्ग को भी बुसान में रेड सॉन्ग मिल जाता है, जिसे देखते ही वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और दोनों को लग रहा था कि शायद वो दोनों ही एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं। लेकिन फिर ये पता चलता है कि रेड सॉन्ग तो बुसान में ही पला बड़ा है और इसके बाद ही वो सोल में शिफ्ट हो गया था। हॉन्ग और रेड सॉन्ग आपस में बात कर ही रहे होते हैं, जहाँ पर तभी हॉन्ग का हस्बैंड यानी बॉन्ग अपने बेटे नामिन के साथ में पहुंच जाता है। पहले तो बहुत खुश होता है, लेकिन जैसे ही हॉन्ग रेड सॉन्ग के साथ में देखता है बहुत ही ज्यादा जेलसी होने लग जाती है उसको, और वो तो ये समझ रहा था कि शायद ये हॉन्ग का नया बॉयफ्रेंड है। वहीं दूसरी तरफ वाजा भी अपने दोस्तों के साथ में होती है, जो कि मस्त पार्टी कर रही होती है, क्योंकि दोस्तों हॉन्ग ने उसे अपनी सेकंड बेटी जो बना लिया था, क्योंकि वो काफी अच्छे काम करने लग गई थी। हॉन्ग ने उसे अडॉप्ट कर लिया था और साथ ही उसकी सारी पढ़ाई का खर्चा भी वही उठा रही थी। वाजा अपने दोस्तों को ये सब कुछ बता रही होती है कि अब फाइनली वो अपनी एक डिसेंट लाइफ स्टार्ट करेगी। तो फिर जैसे ही वो वहाँ से जा रही होती है, रायू भी वहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है कि मैंने तो तुमसे पहले कहा था कि मुझसे झूठ मत बोलना और मुझे धोखा मत देना। यानी कि दोस्तों ये सब कुछ रायू ने ही करवाया था। और उसी टाइम पर वाजा के फोन पे हॉन्ग की कॉल आ रही होती है, जिसे कि रायू ने उठा लिया था और हॉन्ग से बात कर रही होती है, लेकिन रायू यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता और इसलिए हॉन्ग को वाजा की काफी चिंता होने लग जाती है। यहाँ पर शेफ अंकल के रेस्टोरेंट में पहुंच के नानी को पता चलता है कि उन्हें किसी ने किडनैप कर लिया है। वो फटाफट से इस प्लेस पे पहुंच जाती हैं और साथ ही उन गुंडों को काफी अच्छे से मजा चखा रही होती, बहुत मार रही होती है। देखते ही शेफ अंकल तो और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड आखिर कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। हिचिको और उसके साथियों को भी जेल से बाहर निकलवा लिया जाता है, क्योंकि अब न्यू कमिश्नर जो आ गया था और वो उन्हें पूरा सपोर्ट कर रहा था ड्रग माफिया केस में। और नेक्स्ट सीन पे हम रायू को देखते हैं, जिसने अपने ड्रग्स खाए हुए होते हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है और जैसे ही कमिश्नर अपनी गाड़ी से जा रहा होता है, उसकी गाड़ी को रोक के और बहुत ही बेरहमी से वो उस न्यू कमिश्नर को मार डालता है। नामसुन को भी यहाँ पर वाजा के फोन से मैसेज आता है कि मैं अब मर चुकी हूँ और दोस्तों ये कोई और नहीं बल्कि रायू ही कर रहा था। और उसने लिखा था कि वाजा ने तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया और इसलिए मैंने उसे मार दिया और अगला नंबर तुम्हारा है। ये सुनते ही नामसुन काफी शॉक हो जाती है। हिचिको और उसके साथी जैसे ही हॉन्ग के घर में खाना खा रहे होते हैं, अचानक से नानी और शेफ अंकल वहाँ पे रोमांटिक होते हुए पहुँच जाते हैं और ये देखते ही वो सब के सब फटाक से टेबल के नीचे छुप जाते हैं। वो लोग वहाँ पे काफी डांस करते हैं और काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। और जैसे ही शेफ अंकल और नानी वहाँ से जाते हैं, सबके सब बाहर निकल कर आते हैं। हिची के पास कॉल आता है कि न्यू कमिश्नर की मौत हो गई है, यानी कि उन्हें किसी ने मार दिया है। नेक्स्ट सीन में हॉन्ग और उसकी फैमिली और नामसुन सबके सब वाजा के फ्यूनरल पर पहुंचे हुए होते हैं और वाजा की साल में देखकर सब बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। जहां पर सारा का सारा ब्लेम नामसुन जब अपने ऊपर ले रही होती है, तो उसके दोस्त बोलते हैं कि इसमें तो आपकी कोई गलती थी नहीं और अगर वाजा नामसुन बन के ना जाती तो आज उसके साथ ये सब कुछ नहीं होता। हॉन्ग तो बहुत ज्यादा सैड होती है और वो तो इतनी ज्यादा दुखी होती है जैसे कि इसने सच में अपनी बेटी को खो दिया हो। गुस्से में बोल रही होती है कि एक बार बस रायू मुझे मिल जाए, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नामसुन भी अब अच्छी तरह से समझ गई थी कि रायू को उसकी असलियत पता चल गई है और ये बात अपनी मॉम को भी बता देती है। और हॉन्ग यहाँ पर उसे सावधान रहने के लिए बोलती है और अपना ख्याल रखने के लिए कहती है। नामसुन फिर हिस्से के पास पहुंचाती है, सब कुछ इसे सच बता देती है कि रायू ने वाजा को मार दिया है और उसे मेरे बारे में सब पता चल गया है। और यहाँ हिशी काफी परेशान हो जाता है। नामसुन फिर रायू को कॉल करके बोलती है कि बेगुनाह लोगों को मारने की वजह मेरे सामने आओ। रायू के ये पूछते ही कि क्या तुम मेरी कंपनी में मेरी जासूसी करने के लिए आई थी, तो नामसुन उसे हाँ बोलती है और साथ ही बोलती है कि मैं जल्द ही तुम्हें पकड़ लूंगी। रायू के ये पूछते ही कि हमारे बीच में जो कुछ भी था क्या वो सब झूठ था, तो नामसुन हाँ बोलती है। तो रायू भी उसे बोलता है कि तुम्हें जो कुछ करना है कर लो, लेकिन मुझे कभी भी पकड़ नहीं सकती। और दोस्तों यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि नामसुन से वो अपनी बातों में उलझा रही थी और यहाँ पर हिशिको और उसकी टीम ने रायू का फोन हैक कर लिया था, जिससे कि उन्हें सब कुछ पता चल जाता है कि वो आखिर किससे बात कर रहा है और वो कहाँ जा रहा है। साथ ही फिर उनको ये भी पता चल जाता है कि रायू पावेल के साथ नहीं बल्कि उसके खिलाफ है और वो उसे किसी चीज का सबक सिखाना चाहता है। तो अब रायू वांटेड लिस्ट में पहुंच चुका था और इसलिए वो एक जगह पर चुप कर बैठा हुआ होता है और साथ ही फोन पर बोल रहा होता है कि डॉक्टर को संभाल के रखो। और दोस्तों ये डॉक्टर कोई और नहीं था बल्कि उसकी लैब का ही सीक्रेट डॉक्टर था, जो कि उसके लिए एंटीडोट बनाता था, जिसके बारे में हिशिको और उसके साथी को भी पता चल जाता है, क्योंकि वो लोग रायू का फोन जो ट्रेस कर रहे थे। रायू फिर पावेल को कॉल करके बोल रहा होता है कि मैं वांटेड लिस्ट में आ चुका हूँ और अगर आपने मुझे वांटेड लिस्ट से नहीं हटवाया तो मैं डॉक्टर चोई का नंबर आपको नहीं दूंगा, जिससे कि आपको फिर एंटीडोट भी नहीं मिलेगा। पावेल भी मान जाता है और रायू उसे डॉक्टर चोई का एड्रेस दे देता है।
नामसुन और हिशिक ने भी सब कुछ सुन लिया होता है। नामसुन फटाफट से डॉक्टर चोई को लेने के लिए पहुंच जाती है और जैसे ही पावेल की आदमी डॉक्टर चोई को लेने के लिए पहुंचते हैं, नामसुन अपनी शक्तियों से दूर से देख लेती है कि वो कहाँ पे है और जैसे ही पावेल के आदमी अंदर जाते हैं, डॉक्टर चोई ने नहीं मिलते और ये बात वो पावेल को कॉल करके बता देते हैं। नामसुन भी यहाँ पर जैसे तैसे करके डॉक्टर चोई को उठाकर पुलिस स्टेशन में ले आती है, जिसके बाद सब उसे रायु का पता पूछते हैं, लेकिन वो तो बोलता है कि रायु तुम्हें नहीं मिलेगा और इसलिए नामसुन को काफी गुस्सा आता है और उनके फोन से रायु को कॉल करके बोलती है कि मुझे डुगु कंपनी में मिलो। वहीं दूसरी तरफ जैसे रायु को मालूम चलता है कि उसका फोन हैक हो चुका है, वो तो नामसुन के बारे में सोचने लग जाता है कि आखिर उसने उसको कैसे और किस तरह से फंसाया। सब कुछ जानने के बाद रायु को इतना गुस्सा आता है और जोरों से चीखने लग जाता है। जैसे ही सेक्रेटरी आके रायु को नामसुन की मंगोलिया वाली मॉम के बारे में बताता है, वो तो उसे सीधा सीधा ऑर्डर देने लग जाता है कि सबको जाकर मार दो। सारी की सारी बातें रायु फटाक से कॉल करके नामसुन को बता देता है कि तुम्हारी मंगोलिया वाली मॉम मेरे पास है और अगर तुम उन्हें जिंदा देखना चाहती हो तो मुझसे अकेले वेयर हाउस में आकर मिलो। नामसुन तो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है, सैड हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ ये पता चलता है कि ब्रेड सॉन्ग के साथ जो लेडी थी उसका नाम सुजन है, जो कि ड्रग्स बेचने लग गई थी और ये कोई और नहीं बल्कि हॉन्ग की पुरानी दोस्त थी, लेकिन हॉन्ग से बहुत ज्यादा जलती थी और इसलिए वो हॉन्ग के खिलाफ हो गई थी। अपने आदमियों को बुलाकर हॉन्ग को मरवाने लगती है, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि हॉन्ग के पास सुपरनेचुरल पावर है और वो सबको उठा उठाकर यहाँ वहाँ फेंक रही होती है। वही दूसरी तरफ जैसे ही नामसुन जाके रायु से मिलती है तो रायु उसे वही ड्रग देते हुए बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारे पास बहुत सारी पावर है और तुम्हें ये ड्रग लेना होगा और अगर 1 घंटे तक तुमने पानी नहीं पिया तो तुम्हारी मंगोलिया वाली मॉम को मैं छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तुमने पानी पी लिया तो फिर उनके पास जो बॉम्ब है वो ब्लास्ट हो जाएगा जिससे कि वो मर जाएंगी और अगर तुम अपनी मॉम को सेफ देखना चाहती हो तो तुम्हें हर हाल में 1 घंटे तक खुद को कंट्रोल करके रखना होगा। ये सब कुछ बोलते हुए रायु तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। नामसुन भी उसके सामने शर्त रखती है कि अगर मैंने ये सब कुछ कर लिया फिर तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दोगे, तो रायु भी मान जाता है। नामसुन भी ड्रग्स ले लेती है, वो उसे वहीं पर छोड़कर वेयर हाउस को बाहर से लॉक करके बॉम्ब लगा के चला जाता है। तो उसने ये सारी वीडियो बनाकर हॉन्ग को भेज दी होती है, जिसे देखते ही हॉन्ग बहुत ज्यादा घबरा जाती है और नामसुन को बचाने के लिए अपनी बाइक पर निकल जाती है और साथ ही उसने हिशिक को भी नामसुन के बारे में बता दिया होता है। वो भी अपनी गाड़ी से फुल स्पीड में निकल जाता है। लेकिन जैसे जैसे नामसुन वीक हो रही थी उसकी मॉम भी वीक पड़ती जा रही थी और वो ये सोचती है कि शायद अगर उन्होंने पानी पिया तो नामसुन की प्यास बुझ जाएगी और वो बहुत सारा पानी पीती है, लेकिन दोस्तों इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। नामसुन की पावर दिन पर दिन खराब होती जा रही होती है। हॉन्ग भी उसका कनेक्शन फील नहीं कर पा रही होती है और वहीं दूसरी तरफ नानी जो कि शेफ अंकल के साथ में टेंपल में गई हुई होती हैं, वहाँ पर उन्हें भी एहसास हो जाता है कि उनके बच्चों की जान खतरे में है। हॉन्ग को वो कॉल करके पूछती है तो यहाँ पर हॉन्ग रोते हुए उन्हें बताती है कि मॉम प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए, जिससे कि फिर नानी भी शेफ अंकल को थैंक्स बोलती है क्योंकि उन्होंने अभी तक उनका साथ दिया था और साथ ही बोलती है कि अब वो फाइनली अपनी पूरी पावर्स को यूज करने वाली है और शायद उसके बाद उनकी जान बचे ना बचे वो ये नहीं जानती। फटाक से फिर नानी बुद्धा की मूर्ति के पास पहुंचाती है और उन्हें बोलती हैं कि भले ही आप मेरी जान ले लो लेकिन मेरे बच्चों की जान को बख्श दो। और ये बोलते हुए वो फिर अपनी पूरी पावर से बुद्धा की मूर्ति को उठाती हैं, जिससे कि उनकी पावर बहुत ही ज्यादा इनहेंस हो जाती है, जिससे कि दोस्तों हॉन्ग के साथ साथ नामसुन को भी उनकी पावर फील हो जाती है और इन दोनों को भी होश आ गया था। नामसुन के अंदर बहुत सारी पावर्स आ चुकी होती हैं। वो फटाक से उठती है, सीधा ही वेयर हाउस का गेट तोड़ देती है, लेकिन गेट पे बॉम्ब लगा था उसको अपनी पूरी ताकत के साथ सीधा आसमान में उछालती है, जहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। रायु ने भी सब कुछ देख लिया होता है, फटाफट से अपना ड्रग लेता है, सीधा नामसुन के पास पहुंचता है और उसे उठाकर यहाँ वहाँ पटक रहा होता है क्योंकि नामसुन के ऊपर फिलहाल अभी ड्रग का असर था और साथ ही वो बोलता है कि ड्रग मैंने बनाया है जिससे कि जल्दी तुम पैरालाइज हो जाओगी। नामसुन के पास एक रॉड फेंकता है, लेकिन नामसुन उसे पकड़ लेती है और ये सब कुछ बंद करने के लिए बोलती है और वो रॉड सीधा रायु को मारती है, जो कि उसे लग जाती है और उसको ब्लीडिंग होने लगती है। हिशिक भी वहाँ पर फटाक से पहुंच जाता है और रायु को अपने आप को सरेंडर करने के लिए बोलता है, लेकिन इसके बाद भी रायु वो रॉड नामसुन की तरफ फेंकता है, नामसुन नीचे गिर जाती है। हिशिक जैसे ही उसे देखने जाता है और पीछे मुड़ के देखता है, रायु वहाँ से गायब हो चुका था। नामसुन की हालत काफी खराब थी, इसलिए हिशिक उसे अपने साथ में लेकर जा रहा था और वहीं हॉन्ग और नानी की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, उन्हें भी हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। नामसुन को फिलहाल उस एंटीडोट की बहुत ज्यादा जरूरत थी और इसलिए हिशिक फोन करके तेई से मांगता है, लेकिन तेई बोलती है कि उसके पास फिलहाल कोई भी एंटीडोट नहीं है, जिससे कि फिर हिशिक भी समझ आता है कि एंटीडोट पक्का रायु की कंपनी में ही होगा। और यहाँ पर नानी की हालत तो इतनी ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि उन्होंने अपनी पावर्स का सबसे ज्यादा यूज कर लिया था। हिशिक भी वही जैसे तैसे करके रायु के ऑफिस में घुस जाता है और वहाँ से उसने एंटीडोट भी निकाल लिया होता है।
वहीं दूसरी तरफ शेफ अंकल नानी को इस हालत में देखकर बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं, दुखी होते हैं। नानी का हस्बैंड भी उन्हें दूर से देखता है, जिससे कि वो भी समझ आता है कि शेफ अंकल नानी को कितना ज्यादा प्यार करते हैं। हॉन्ग को भी वही सेम हॉस्पिटल में लाया जा रहा था और बॉन्ग उसके साथ में होता है। जैसे ही हॉन्ग को होश आता है, फटाफट से नामसुन के पास जाती है, लेकिन देखती है कि हिशिक ने तो उसे ऑलरेडी एंटीडोट पिला दिया होता है। लेकिन भाई इस भाग दौड़ के चक्कर में हिशिक बहुत ज्यादा थक जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। और यहाँ पर जैसे ही हिशिक को मैसेज कर रही होती है तो डायरेक्टर कीम उसे देख लेती है और वहाँ से उसे लेकर जा रही होती है। लेकिन तभी हिशिक के साथ ही वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उन दोनों को ही अरेस्ट कर लेते हैं। जैसे ही फिर हॉन्ग अपनी मॉम के पास आती है, उन्हें देखकर बहुत ज्यादा रो रही होती है क्योंकि नानी की तबीयत काफी ज्यादा खराब थी, क्योंकि उन्होंने अपनी पावर का सबसे ज्यादा यूज जो कर लिया था। जैसे ही हॉन्ग बोलते हैं कि मॉम प्लीज आप उठ जाइए, ये सारी गलती मेरी थी, आप जो मांगेगी मैं आपको दूंगी। नानी को तो उसी टाइम पर होश आ जाता है। हॉन्ग को बोलते हैं कि अपना प्रॉमिस मत भूलना और हॉन्ग भी खुश हो जाती है। हिशिक को वहीं जैसे ही होश आता है, नामसुन का नाम लेता है, लेकिन जैसे ही साइड में देखता है कि नामसुन तो उसके साथ में ही है, वो तो बहुत ही ज्यादा खुश होकर सीधा उसे हक कर लेता है। और नामसुन भी बोलती है कि आखिर मेरे हीरो ने मुझे बचा ही लिया। तो फिर कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, यानी कि रायू का दोस्त बिन बिन, जिसे कि वो बचपन में बहुत ज्यादा प्यार करता था। और यहाँ पर दोस्तों ये पता चलता है कि जब ये लोग वहाँ से भाग गए थे तो पावेल ने इन दोनों को ही अलग कर दिया था और उसके बाद ही पावेल ने बिन बिन को अपनी तरफ मिला लिया। रायू जो कि वांटेड लिस्ट में है और पुलिस इसके पीछे पड़ी हुई है और इसीलिए पावेल ने अब बिन बिन को रायू को मारने का टास्क दिया है। सब कुछ आने के बाद रायू का दिल एक बार फिर से टूट जाता है और वो बिन बिन को बोलता है कि लाइफ में मुझे 3 लोगों ने धोखा दिया। पहले मेरे पेरेंट्स ने, जिन्होंने मुझे बिना कुछ बताए बिना मेरी गलती के मुझे छोड़ दिया। दूसरा उस लड़की ने जिसको मैंने जान से ज्यादा प्यार किया। और तीसरा मेरा बेस्ट फ्रेंड जो कि मुझे यहाँ पर मारने आया है और पावेल की गुलामी कर रहा है। तो वहाँ पर नामसुन हिशिक भी पहुंच जाते हैं, जो कि पूरी तरह से ठीक हो चुके थे, अपने साथियों के साथ में होते हैं। और बिन बिन ने भी सायरन सुन लिया होता है और इसलिए वो रायू को नहीं मारता है, बल्कि उसे गन देकर वहाँ से चला जाता है। तो फिर रायू भी समझ आता है कि अब उसके पास बचने का और कोई भी चांस नहीं है और इसलिए जैसे ही सब लोग अंदर आते हैं उसे अपने आप को सरेंडर करने के लिए बोल रहे होते हैं। रायू तो अपने ऊपर गन तान लेता है और साथ ही बोलता है कि मैं मरूंगा तो शान से मरूंगा, और ये बोलते ही वो तो गोली चला देता है। नामसुन उसे रोकती है बट वो नहीं रुकता है। और दोस्तों यहाँ पर हमारा हैंडसम विलन मर जाता है। ये देखकर नामसुन को भी बहुत दुख होता है, क्योंकि भाई रायू ने अपनी लाइफ में अपने लव वन से इतने ज्यादा धोखे खाए थे कि अब तो उसके अंदर जीने की शायद कोई इच्छा ही नहीं रही। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या आपको भी मेरी तरह रायू के मरने का दुख हुआ, और अगर हाँ तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको दुख क्यों हुआ। हिशिक भी फिर उनकी टीम के खिलाफ सारे सबूत ढूंढने लग जाता है, जिससे कि वो इस माफिया की ड्रग डीलिंग वाली जड़ को ही खत्म कर सके। जिसके बाद ही फिर नामसुन शॉप पर पहुंच जाती है, जहां से उसे डॉक्टर चोई मिला था। और यहाँ पर जाके उसे ये पता चलता है कि रायू ने सारे के सारे एंटीडोट तो उसी शॉप में छुपा कर रखे हुए थे और इसलिए हिशिक भी फिर उस शॉप ओनर को पकड़ लेता है। हॉन्ग ने भी यहाँ पर जैसे तैसे करके उस एंटीडोट बनाने वाले डॉक्टर चोई से, जो कि थोड़ा साइको था, उससे सारा का सारा सीक्रेट निकलवा लिया होता है। और जैसे ही उसे ये पता चलता है रेड सॉन्ग तो भाग गया है, वो सीधा उसके मैनेजर से जाकर मिलती है, जहाँ मैनेजर उसे बोलता है कि ब्रेड सॉन्ग मेरे लिए 10 मिलियन वॉन छोड़ कर गया है। ये सब कुछ होने वाला है हॉन्ग तो पहले से जानती थी और इसलिए वो सुजन के पास जाकर पूछती है कि आखिर ब्रेड सॉन्ग कहाँ है। तो वो भी उसे उसका पता बता देती है कि उसने उसे शिप में छुपाकर इटली भेज दिया है। शेफ अंकल और नानी भी यहाँ पर साथ में होते हैं, जहाँ फाइनली इनके बीच भी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी और दोनों ही साथ में काफी खुश थे। सो दोस्तों यहाँ पर कहानी में एक और ट्विस्ट आता है कि रायू ने कमिश्नर को मारा नहीं था, बल्कि उसे कहीं छुपा कर रखा हुआ था, जो कि अब छूट गया था। और वो हिशिक के साथ साथ उसकी टीम को भी प्रमोशन देता है और तो और यहाँ पर नामसुन को भी अवार्ड मिलता है, क्योंकि उसने पुलिस की इतनी हेल्प जो की थी और साथ ही उसे पुलिस में भी शामिल कर लिया जाता है, यानी कि अब उसे भी डिटेक्टिव बना दिया गया। ये सब कुछ देखकर नामसुन की फैमिली वाले और हॉन्ग तो कुछ ज्यादा ही खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हिशिक की टीम को ये मालूम चलता है कि जिस शॉप ओनर का उन्होंने ब्लड टेस्ट किया है वो कोई और नहीं बल्कि रायू का फादर है। रायू के फादर का जब बयान लिया जाता है तो फिर वो ये बोलता है कि उस लड़के ने मुझे वो शॉप खरीद कर दी थी और मैं नहीं जानता था कि आखिर वो लड़का है कौन। यानी कि दोस्तों रायू ने अपने फादर को वो शॉप खरीद कर दी थी और उसी में वो सारे के सारे एंटीडोट छुपा कर रखता था।
फिर तो ये सारी की सारी बातें हिशिक नामसुन को भी बता देता है और नामसुन भी वहाँ पर बोल रही होती है कि सीओ एक बहुत ही अच्छा इंसान था और अगर ड्रग माफिया के हत्थे नहीं चढ़ा होता तो आज वो अपनी लाइफ में बहुत ही आगे तक जाता। हिशिक भी ये बात सुनकर बोलता है कि हम अपने बच्चों को बहुत ही ज्यादा अच्छी परवरिश देंगे और अगर हमारी लड़की हुई तो हम उसे उसकी पावर का सही से यूज करना भी सिखाएंगे। तो यहाँ पर नामसुन तो काफी शॉक हो जाती है और बोलते कि क्या तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो। जैसे ही फिर हिशिक हाँ बोलता है, नामसुन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और हवा में उठाते हुए उसे भागने लग जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में नामसुन और हिशिक दोनों की फैमिलीज आपस में मिल रही होती हैं और यहाँ पर इन दोनों की शादी की बात चल रही होती है। डैड तो इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं कि अजीब अजीब सी हरकतें करके उन्हें दिखा रहे होते हैं, जिससे कि हिशिक बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस हो जाता है। फिर ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं और हिशिक और नामसुन ज्यादातर रोमांस करते ही पाए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें खून से सने एक आदमी को दिखाया जाता है जिसने बहुत सारे लोगों को मार दिया होता है। जैसे ही वो अपना मुंह धोता है, यहाँ पर गाइस पता चलता है ये कोई और नहीं बल्कि ब्रेड सॉन्ग है, यानी कि पावेल का लीडर ब्रेड सॉन्ग है, जिसके बारे में हॉन्ग को भी उसकी फोटो देखकर पता चल जाता है। नामसुन फाइनली अपनी ड्यूटी पर होती है जहाँ पर एक गुंडा उसे तंग कर रहा होता है और अपनी शक्तियों का वो यूज कर रही होती है, लेकिन हिशिक उसे आकर रोकते हुए बोलता है कि हर जगह शक्तियों का यूज करना सही नहीं है और वो गुंडों को मारने लग जाता है। जहाँ पर उसके साथी उसे पकड़ते हैं और वो गुंडा वहाँ से बचकर भाग जाता है। लेकिन भाई नामसुन के होते हुए कैसे भाग सकता था। नामसुन जंप करते हुए जाती है, फटाफट से उसे पकड़ लेती है और बोलती है कोशिश हमेशा उतनी करो कि बुराई जीत ना पाए और अब से ऐसा यही होगा क्योंकि मैं हूँ स्ट्रॉन्ग गर्ल नामसुन। और ऐसे ही दोस्तों इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वेल तो हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये पता चलता है हॉन्ग भी अपनी एक कजिन से मिलने के लिए गई हुई होती है। हॉन्ग ने उसे उसका रेस्टोरेंट ठीक करने के लिए पैसे दिए हुए होते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट तो वैसा का वैसा ही होता है। जैसे ही हॉन्ग इसका कारण पूछती है तो वो बोलते हैं कि सारे के सारे पैसे तो मेरे बेटे चोंग सोंग के ऊपर खत्म हो जाते हैं। हॉन्ग के ये बोलते ही कि ठीक है तो अब मैं उसे अपने साथ में लेकर जाऊंगी और सब कुछ उसे अच्छे से सिखाऊंगी। जैसे ही वो लेडी अपने बेटे का नाम बुलाती है चोंग सोंग, तो यहाँ पर वो गेम खेल रहा होता है जो कि ओवर हो जाता है और गुस्से में आकर वो तो सीधा स्क्रीन पर मुक्का मारता है और उसका ये हाल होता है जो कि दोस्तों आप देख ही सकते हो। यानी कि भाई ये भी नामसुन और उसकी मामा उसकी नानी की तरह बहुत ही ज्यादा पावरफुल यानी सुपर नेचुरल पावर से भरा हुआ है और इसकी क्या स्टोरी होने वाली है ये तो खैर हमें सीजन 2 में ही पता चलेगा। यहाँ पर नामले और बाकी के जेंट्स बैठकर उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि अगर चोंग सोंग इन सब के बीच में आकर रहने लग गया फिर तो भाई इनकी हालत ही खराब हो जाएगी। सो दोस्तों फिलहाल तो ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है, लेकिन इसके आगे की क्या स्टोरी होने वाली है, चोंग सोंग का फेस अभी हमें नहीं दिखाया गया है और उसकी क्या पावर्स होने वाली है, नामसुन के साथ मिलकर क्या क्या धमाल वो करने वाला है या फिर वो उसका दुश्मन बनने वाला है, ये सब हमें पता चलेगा सीजन 2 में। और अगर आप सीजन 2 देखना चाहते हो तो फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में सीजन 2 लिख दीजिएगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको मेरी मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आती है तो।